आपको? नहीं, ये इतराज तो नहीं। लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना आवारा हूँ। ठीक है, ठीक है। आवारा आवारगी का एक क्लैरिफिकेशन मैं कर दूं कि मेरी जो किताबें हैं उनमें एक सफरनामा है, ट्रैवलॉग। 2 सफरनामे, एक आवारगी, तो वो अवार्ड विनिंग बुक है, वो इतनी पॉपुलर हुई थी। बेसिकली तो मैं थिएटर से हूँ, मगर उसके वजह से वो फिर लोगों ने पूछना शुरू किया, सब मजीद आवारगी कब होगी। तो 2 किताबें हैं, आवारगी और मजीद आवारगी। जी सॉरी, आप ये तो बड़ा अच्छा है कि आपने आवारगी के बाद मजीद आवारगी कर दी। तो इसका मतलब है कि अभी जो आपका प्रोग्राम चल रहा है आवारगी, तो वो जल्द ही मजीद आवारगी भी आएगी, एक उसकी भी एक नेक्स्ट वो होगा, बिल्कुल कंटिन्यूशन होगी। नहीं जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मैं ऑल इज वेल की टीम की तरफ से, मॉल्टन विमेन काउंटर्स की तरफ से आपको वेलकम करती हूँ। मेरी जावेद साहब से मुलाकात हुई थी आई थिंक 2 साल पहले किसी फंक्शन में, एक मुशायरा था वहां। तो इन्हें मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बड़े आर्टिस्टिक से हैं, जिस तरह ये ड्रेसअप हुए थे और वो सारा। बाद में पता चला कि ये तो गालिब साहब भी रहे हुए हैं और ये ड्रामों में हैं, इनका रंगमंच के नाम से है। और मुझे यकीन नहीं आया था कि इतने हम्बल, इतने इतने बड़े शख्सियत जो है, इतनी वेरी हम्बल, और सारा कुछ इनका था। फिर मैंने इनको फेसबुक पे देखना शुरू किया, तो ये बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम में हमारी रिक्वेस्ट कबूल की और हमारे प्रोग्राम में आए। तो जावेद साहब, हम स्टार्ट करेंगे आपकी बातें रिंटू जी से पहले। रिंटू जी, आप बताइए थोड़ा सा इनके मुतालिक। जी, आदाब जावेद साहब। आदाब जी, मैं भी उज़मा को फॉलो करती हूँ। उज़मा आपको फॉलो करती है आवारगी में, तो मैं उज़मा को फॉलो करती हूँ। तो ऐसे ही सुनते सुनते मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो मुझे भी पता चला कि आप कैसे ड्रामा के साथ, रंगमंच के साथ, और आप शायरी के साथ, और उर्दू पोइट्री, उर्दू लिटरेचर, उर्दू अदब के जो मतलब कहते हैं ना भीषम पितामा, इंडिया में कहते हैं भीषम पितामा, तो यहाँ हम आपको भीषम पितामा कह सकते हैं उर्दू लिटरेचर का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक आपकी नज़म जिक्र मैं तेरा खुद से करता हूँ, उसके साथ आपका स्वागत करूं, इजाजत हो तो। जी बिल्कुल जी। जिक्र जब मैं खुद से तेरा करता हूँ, संदली संदली से मौसम में, जिक्र जब तेरा खुद से करता हूँ, संदली संदली से मौसम में, जिक्र जब तेरा खुद से करता हूँ, लम्ज़ को तेरी याद करता हूँ, रूह को सरफराज करता हूँ, संदली संदली से मौसम में, जिक्र जब तेरा खुद से करता हूँ। अहमरी अहमरी सी बातें सब, सुरमगी सुरमगी सी यादें तेरी, रजनी गंधा की नरम सी खुशबू, रजनी गंधा की नरम सी खुशबू, मेरी शामों को शाद करती हैं, तेरी आहट भी हल्के कदमों सी, तेरी आहट भी
हल्के कदमों सी मेरे साए के साथ चलती हैं, संदली संदली से मौसम में जिक्र जब तेरा खुद से करता हूँ। तेरी मुस्कान हम सफर मेरी, तेरी मुस्कान हम सफर मेरी मुझको जीवन हुनर सिखाती है। तेरी फुरकत की कारसाजी में, तेरी फुरकत की कारसाजी में नज्म तो एक हाथ लगती है, जाने दानिश मगर हकीकत में, जाने दानिश मगर हकीकत में रात मेरी खराब करती है, रात मेरी खराब करती है। संदली संदली से मौसम में जिक्र जब तेरा खुद से करता हूँ। जी शुक्रिया। व्हाट अ ट्रीट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रिंटू जी, बहुत शुक्रिया जी। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। सो दानिश साहब, आपने इतने लोगों का इंटरव्यू किया है, ठीक है, आज फंस गए हैं। वो हमारे उसमें तो कहते हैं कि रजिया गुंडों में, यहाँ तो उल्टा हिसाब है, रजिया ही यहाँ तो आपसे मैं ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं करूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि हमें बताइए हु इज जावेद दानिश। ये सबसे मुश्किल सवाल यही है। मैं तो खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि हु इज जावेद दानिश। साहब, मैं बेसिकली आवारगी और शराफत के बीच में खड़ा हुआ और मामला ये है कि जावेद एक कैरेक्टर है और दानिश एक अलग कैरेक्टर है। मैंने सारी जिंदगी डबल रोल, क्योंकि मैं नौटंकी का आदमी हूँ, थिएटर करता हूँ, थिएटर लिखता हूँ, तो थिएटर ऐसी चीज है कि जब आप 10-20 साल कर लें तो फिर वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत सीरियस रोल करते हुए, जब या दास्तान गोई जो अब हमारी मेन स्पेशलिटी है, अब उसमें रोते हुए तो लोग ताली बजाते हैं कि साहब जबरदस्त एक्टर है, देखो कैसी एक्टिंग कर रहा, मगर वो आंसू जो होते हैं वो सचमुच के होते हैं। तो जावेद दानिश जो है वो साहब 2 हिस्सों में बटा हुआ एक इंसान है। जावेद जो है वो घर वालों के लिए है, भाई बहनों के लिए और मस्जिद वालों के लिए, शरीफ आदमियों के लिए, और दानिश जो है वो सारे जितने बदमाश हैं उनके लिए, उनसे साथ। तो हमारे एक मौलवी साहब दोस्त हैं, उन्होंने एक दफे देख लिया किसी मुशायरे में और लोगों के साथ, राइटरों के साथ वो ड्रिंक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जावेद साहब आप बड़े शरीफ आदमी, आप इन लोगों उठाए गिरे के साथ कैसे बैठे हुए थे? तो हमने कहा मौलवी साहब इत्तेफाक है कि पिछले दफे आपके साथ इन्होंने देखा था तो मेरे दोस्तों को भी यही शिकायत थी कि यार तुम इतने बड़े राइटर हो, तुम ये मौलवियों के साथ कैसे घूमते हो? तो हमने उनसे ये बताया कि भाई मैं क्योंकि नाटक लिखता हूँ तो असल कैरेक्टर जानने के लिए उसके साथ होना बहुत जरूरी है। कि देवदास जो नॉवेल थी शरद चंद्र की, बंगाल की बहुत ही मशहूर, फिल्में बनी बहुत, तो लोगों ने देखा था कि शरद चंद्र जो है वो जा करके वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में घूमते थे वहाँ। मैं नहीं गया मैं अपनी वजाहत नहीं कर रहा हूँ, वैसे ड्रामे में लिखता नहीं। मेरी स्पेशलिटी जो है वो इमिग्रेशन है, माइग्रेशन नॉट इमिग्रेशन, तो लोग समझेंगे कि इमिग्रेशन कराते हैं। माइग्रेशन जो है, हिजरत जिसे उर्दू में कहते हैं, प्रवासी, तो वो उस अदब पे हमने काम किया खूब।
और इतना किया कि अब हमारे ड्रामों पे रिसर्च हो रही इंडिया में। एक बच्चे ने एमफिल कर लिया, 2 लड़के और पीएचडी कर रहे हैं। तो घर वालों से पूछिए तो वो नाखुश हैं कि साहब आप सारा टाइम अदब में लगाते हैं। अदब वालों से पूछो तो वो कहते हैं यार तुम इतने टैलेंटेड हो और थोड़ा सा और वक्त लगाओ तो शेक्सपियर बन सकते हो, तुम कहाँ दुनियादारी में फंसे हुए हो। तो मैं बीच में ना इधर का ना उधर का, कभी इनको खुश कभी उसको खुश। तो यही है जावेद दानिश। अगर आपको मौका दिया जाए टू चूज बिटवीन जावेद और दानिश, तो दिल किसकी तरफ ज्यादा है? जाहिर है मैं दानिश हूँ, दानिश की तरफ जाएगा। जावेद तो मुझे जबरदस्ती बना के रखा है वक्त ने। वक्त ने बनाया हुआ है। हुआ ये था कि इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक तो मैं बड़ा लाडला मैंने कि 4 बहनों के बाद, यानी हम 6 बहनें और 2 भाई, तो बॉर्न विद द सिल्वर स्पून वाला मामला, बड़ा लाडला, बहुत ही स्पॉइल ब्रैट था। मगर ऑल ऑफ ए सडन हमारे वालिद, जब मैं ग्रेजुएशन करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आया, इंग्लिश ऑनर्स, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में है, लिखता उर्दू में। तो उन्होंने अचानक उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड ही पास्ड अवे लाइक इन मंथ्स। तो ही वाज जस्ट 49। तो वहाँ से जो है जावेद का कैरेक्टर शुरू हुआ, और जिम्मेदारियाँ और बहुत कुछ। मगर दानिश को वो मार नहीं सका, और हमने कहा कि नहीं साहब, मुझे जितनी जिम्मेदारियाँ मैं पूरी कर दूंगा, बट आई हैव टू गो, और मुझे दुनिया देखनी है। और कनाडा कोई आने का कभी सोचा नहीं था, क्योंकि कनाडा आने से पहले मैंने दुनिया देख ली थी। कनाडा देख के अमेरिका, कनाडा सब ये आवारगी कर गया था। स्पॉन्सर्ड ट्रिप था, अखबार वालों ने स्पॉन्सर किया था, कुछ दोस्तों ने हेल्प की थी। तो घूमना फिरना करके वापस गया। मगर 3 बहनें और 1 भाई और 1 माँ, इन सबों की जिम्मेदारी मुझ पे थी। तो इंडिया में डबल शिफ्ट काम करने के बावजूद भी वो बात पूरी हो नहीं रही थी। तो फिर हमने मजबूर होकर के वालिदा को समझाया कि भाई अब जावेद को जाने दो, और दानिश भी कुछ काम करना चाहता है। तो इस तरह से वापस यहाँ, पहले अमेरिका आया, फिर कनाडा आया। तो 40 साल हो गए इस सवाल का जवाब देते हुए कि कौन शरीफ है, जावेद या दानिश। जो आपका ये 40 साल का सफर रहा है, और आपने हिजरत की बात की है कि आप उस पे लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो इनमें कोई मुमासलत है, कोई अपने तजर्बे की बिना पे आपने ये शुरू किया? हाँ, जो माइग्रेशन का है। जी हाँ। बहुत से आपने देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान से बहुत से बड़े बड़े राइटर और डायरेक्टर आ जाते हैं और यहाँ फिल्में बनाते हैं। और मगर जब आप वो फिल्म देखते हैं, चाहे देश प्रदेश हो, और उसमें चाहे शाहरुख खान काम कर रहे हो, मगर वो बहुत ही सरफेसिक चीजें होती हैं। मैं ये कहता हूँ, जब तक कोई यहाँ $5 पर आवर की लीगल जॉब न करे, तब तक वो नहीं समझ सकता कि माइग्रेशन क्या चीज़ है। और इस पे मैं एक नज्म भी आपको सुनाऊंगा बाद में, कि वो जो पहली नज्म हमने लिखी थी माइग्रेशन पे। तो जो माइग्रेशन मैंने झेला, और अगर हमारे ड्रामे को आप पढ़ेंगी तो वो एक तो दानिश बड़ा संजीदा आदमी है, मगर जावेद बहुत संजीदा है, और दानिश के अंदर हंसी मजाक और वो करने वाला है। तो कैरेक्टर्स हमारे जरूर। और बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि ड्यूरिंग स्कूल लाइफ आई यूज्ड टू बी अ कॉमेडियन। यूनिवर्सिटी तक स्टैंड अप कॉमेडी करता था, और हंसी मजाक और बहुत ज़्यादा, और गाता था, यानी सिंगर था। मगर कॉमेडी तो ले ली वालिद साहब ने, उन्होंने छीन लिया। और जो गाना था, वो हमारे जो थिएटर का उस्ताद था गुरुदास भट्टाचार्य, उसने एक दिन हमें पकड़ लिया अलीगढ़ में। वो कहने लगा कि भैया तुम, हमने कल देखा मुशायरे में, तुम ये लहक लहक के तरन्नुम से गजल पढ़ रहे थे, तो तुम सिंगर बनना चाहते हो या एक्टर बनना चाहते हो? तो हमने कहा कि साहब दोनों नहीं चल सकता। उसने कहा नहीं, दोनों नहीं चलेगा, एक तरफ आ जाओ। तो हमने कहा कि मैं सोच रहा था, उसने कहा कि तुम ये आज बता दो कि क्यों तुम गाते हो, आप जो कहते हो क्यों करते हो। तो हमने कहा कि साहब देखिए, आप हमारे बाप की तरह हैं, झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उर्दू गज़ल का और मुशायरे का मामला ये है कि जब मुशायरा सुनाओ तो बच्चियां बहुत ताली बजाती। तो वो कहने लगे कि बेटा आज तुम्हें हम ऐसी चीज सिखाएंगे कि बच्ची की अम्मा भी ताली बजाएगी। तो इसलिए फॉरगेट अबाउट सिंगिंग, और बहुत तुम मोहम्मद रफ़ी नहीं बन सकते, मगर तुम्हें हम ऐसा थिएटर वाला बनाएंगे जो कि वाहिद होगा। और ही वाज सो राइट। 45 साल पहले की बात है कि थिएटर के मामले में जो मेरी किताबें इतनी आई, 14 किताबें,
तो वो चीज़ें उर्दू, हिंदी, बांग्ला किसी ज़बान में माइग्रेशन पे बेस करके ड्रामे नहीं है। इंग्लिश में है, मगर ऐसे कि पूरी की पूरी किताब में सिर्फ माइग्रेशन के ऊपर हमने जो लिखे हैं ड्रामे, यहाँ जो देखा यानी शादी ब्याह के ऊपर आपकी जो आप ये जो करती हैं आप लोग सब के कम्युनिटी सेंटर में बैठ करके जो बातें होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ये वो ऑनलाइन आजकल कर रहे हैं। हमने ये चीज़ें ड्रामे में हम लेके आ गए, पूरा ड्रामे में दिखा रहे हैं कि सब कम्युनिटी सेंटर में क्या होता है। ईद के बारे में, होली, बकरीद, ये वो सारी जो फेस्टिवल्स हैं कि हम कितने प्रॉब्लम्स में यहाँ से गुजरते हैं, तो उन पे ड्रामे हैं सारे। हिजरत के तमाशे ड्रामे की किताब का नाम है। फिर हमने इस पे तजुर्बा ये किया कि 20 साल गुजर गए। इस 20 साल में बहुत सारी किताबें दूसरी आई और इन ड्रामों को स्पेशली कहा जाता है महजरी ड्रामे, डायस्पोरा ड्रामा। तो उर्दू में शायरी बहुत है, अफसाने लिखे गए, नॉवेल्स हैं। डायस्पोरा ड्रामा पहले नहीं था, अभी भी नहीं। इट्स वेरी ट्रेजिक। और पंजाबी में मुझे याद पड़ता है साहित्य, उसको प्रवासी अदब कहते हैं, प्रवासी साहित्य। और मगर हिंदी में भी नहीं है, बांग्ला में भी नहीं है, किसी जबान में नहीं। यानी एक किताब जिसमें सिर्फ माइग्रेशन के ऊपर ड्रामे। 20 साल गुजर जाने की या 10-20 साल के बाद हमने एक और तजुर्बा किया बड़े मजे का। वो तजुर्बा ये था कि जो लोग आए और बड़े परेशान थे कि चले जाएंगे और ये वो, फिर सब सेटल्ड हो गए। हर कोई अब सेटल्ड है, हर कोई ये है। तो जब सेटल्ड हो गए सारे, हम ब्रैम्पटन में रहने लग गए, घर बना लिया, तो अब क्या प्रॉब्लम? तो दूसरी प्रॉब्लम थी साइकोलॉजिकल, कि हर कोई जो है साइकोलॉजिकली परेशान है। डिवोर्सेस हो रही हैं, सिंगल मदर की परेशानी है आपके। और इसमें जो है जितने मौके का फायदा उठाने वाले बाबा लोग हैं, वो कोई तावीज बेच रहा है, कोई नगीना बेच रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो दूसरी किताब का नाम है 40 बाबा एक चोर। शरीफ आदमी भी उसको सब चोर समझ रहे हैं, और जितने बाबा लोग हैं वो सब ये सारा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दे आर वेरी यूनिक प्लेस और बहुत अच्छे अच्छे। इस पे आपसे बहुत देर से मुलाकात हुई। आज से 15 साल पहले ओमनी टीवी पे इन ड्रामों पे पूरी सीरियल भी, कनेडियन देसी के नाम से, पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में आई। उसकी पेमेंट पूरी अभी तक नहीं हुई, इसलिए ज्यादा उनकी तारीफ मैं नहीं करता हूँ समझे कि, मगर ये ड्रामे हो चुके हैं और इस पे बड़ा रिसर्च का काम, जो अच्छी बात है कि रंगमंच कनाडा जो हमने बनाया लास्ट ईयर, हमने उसका 25वीं सालगिरह की थी, जो गालिब पे प्ले। गालिब पे प्ले इसलिए करना, मैं लोगों ने कहा भी कि आपकी स्पेशलिटी तो माइग्रेशन है, आप गालिब को कहाँ पकड़ लाए। तो गालिब को इसलिए पकड़ा कि गालिब साहब के ऊपर कुछ उधार था मेरा। 2016 में इंडिया का एक बड़ा प्रेस्टिजियस गालिब अवार्ड होता है जो कि ड्रामे पर है, और वो इंडिया से बाहर पहली बार किसी को दिया गया, वो मुझे मिला था। तो इसलिए 2016 में हमने वादा किया था मिर्जा गालिब से कि साहब मैं आपके ऊपर भी एक ड्रामा लिखूंगा। तो मिर्जा गालिब ड्रामा हुआ, किया गया, बहुत ही पसंद किया लोगों ने मुझे। अब ज्यादा वो है कि उसकी सीक्वल लिखूं, तो कोविड ने एक अच्छा काम ये करवाया कि मिर्जा गालिब इन टोरंटो एक कॉमेडी तैयार है, लिख ली हमने। तो ये हालात खुले तो फिर वो किया जाएगा, स्टेज करेंगे। जो आप आजकल के जमाने में जो प्लेस हैं, वो कितने आपको लगता है कि आजकल लोगों का इंटरेस्ट है उसमें? क्योंकि हमारे यहाँ ब्रैम्पटन में है रोज थिएटर, लेकिन बहुत कम है कि मैं कोई प्लेस देखने गई हूँ। तो और आप तो हमारे जीटीए में भी नहीं है, थोड़ा बाहर हैं। तो क्या आपको लगता है प्लेस का फ्यूचर क्या है, या ये जो आपने इतना मुश्किल ये रंगमंच चुना है, आपको क्या लगता है? देखिए प्लेस का मामला ये है कि इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि डेडिकेशन होनी चाहिए। इफ यू आर डेडिकेटेड, सारी कुछ। मैं ओशवा में बैठ के, हमने हिंदुस्तानी ड्रामा फेस्टिवल, ओशवा में अब तक कोई उनका फेस्टिवल नहीं हुआ था, यानी इंग्लिश फेस्टिवल नहीं हुआ कभी ड्रामे का, और हम लोगों ने हिंदुस्तानी ड्रामा फेस्टिवल कर दिया वहाँ लास्ट ईयर बिफोर 2019 में। तो अगर इफ यू आर डेडिकेटेड, अगर आप सोच लें कि साहब आवारगी करनी है तो करनी है, तो आपको ये भी बताऊं कि ब्रैम्पटन और मिसिसागा में हमने बहुत प्लेस की, सारे प्लेस यही होते हैं, मैं ईस्ट एंड में नहीं होता, पहली बार ईस्ट एंड में किया था। तो वो हम हिंदुस्तानी ड्रामा फेस्टिवल जो करते आए 25 साल, तो उसमें इंडियन जितनी लैंग्वेज हैं
सबके ज़बान के ड्रामे हम लाते थे, और उसमें बंगला, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इवन आई हैव डन संस्कृत प्लेस। तो और ये था हमारा उनकी पॉपुलैरिटी के लिए। आप रोज थिएटर की बात करें, वहाँ बड़े महंगे टिकट होते हैं, हमारे लोग ग्रोसरी से पैसा बचा नहीं सकते, थिएटर कहाँ से देखेंगे। वो प्लेज मैं $10 में 10 प्ले दिखाता था, तो $1 का एक प्ले। तो इसलिए वो बहुत कुछ हुआ, बहुत किया। मगर वो बड़ी एक ये ज़रूर है कि ख़ास तौर पे उर्दू वालों के लिए, आपके यहाँ उर्दू वाले अभी तक नज़र नहीं आए मुझे, सब ये सब हमारे पंजाबी दोस्त बैठे हुए हैं या करम फरमा हिंदी बैठे वाले, हिंदी उर्दू हैं। मिक्स्ड। मगर उर्दू वालों के साथ और हिंदी वालों के साथ पंजाबी फिर भी बेटर है। पंजाबी के ड्रामे बड़े किए हमने, और बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स और बड़े अच्छे अच्छे लोग। सरबजीत हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, सरबजीत सिंह, उन्होंने ड्रामे अपने किए मेरे फेस्टिवल में। तो उर्दू हिंदी वाले ये थिएटर वेटर से इनकी कोई दिलचस्पी नहीं, तो बड़ा मसला है। मगर मेरा एम सिर्फ रंगमंच में स्टेज पर लाना नहीं था, स्टेज के साथ साथ मेरा एम जो था वो यूनिवर्सिटीज तक था, कि मर जाने के बाद तो ब्रैम्पटन वाले मुझे भूल जाएंगे, तो कुछ ऐसा करो कि कुछ रिसर्च हो, कुछ हो कि भाई ब्रैम्पटन के बच्चे फिर मुझे याद रखें कि अच्छा कोई जावेद दानिश भी था। तो उस हिसाब से आई एम सक्सेसफुल, और अल्लाह का बड़ा करम है, आई एम थैंकफुल टू अलमाइटी कि इस सीनियर सिटीजन होते होते ये काम वहाँ हो गया कि लोग अब उसको पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में बुलाया जाता हूँ। यानी जब भी थिएटर और थिएटर इन द वेस्ट की बात होगी, इवन पाकिस्तान मुझे बुलाया जाता है, वहाँ जा कर के यूनिवर्सिटीज़ में और प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता हूँ। पिछले 5 साल से ड्रामे की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई। आप जानती हैं वो दास्तान गोई का तोता हमने पाला, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, और वो भी मज़े की बात ये है कि दास्तान गोई भी बेसिकली जो दोस्त देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इट्स अ फॉरगॉटन लॉस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ उर्दू स्टोरी टेलिंग। कि आज 15th सेंचुरी का ये स्टाइल था, लोग दास्तान सुनाते थे। बल्कि पाकिस्तान में आज भी वो किस्सा खानी बाजार वगैरह है पेशावर में के, तो उसको भी जब हमने अपनाया तो उससे रियलिटी शो कर दिया। यानी बेसिकली दास्तान गोई जो है फैंटेसी है, कि उसमें परी की और फेरीज और टेल्स और उसकी कहानी, उसकी कहानी वो बनाते हैं। मैंने रोलिंग की वो कौन सी फिल्म है, मैं भूल जाता हूँ नाम, बच्चों को बहुत पसंद है, तो उस टाइप की चीज, कॉमिक्स और ये सारी बातें। मगर जब हमने किया, हमने कहा भाई मेरा ओढ़ना बिछाना जो है माइग्रेशन है, तो दास्तान गोई में भी दास्तान हिजरतों की कि 5 कैरेक्टर जो इंडिया से बाहर निकले, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वो लोग कैसी जिंदगी, उनको क्या क्या प्रॉब्लम पेश आई है, उसको हमने दास्तान गोई में भी कर दिया। तो उसकी वजह से, और ये आई एम दी ओनली दास्तान गो इन द वेस्ट, सिर्फ कनाडा नहीं, पूरे अमेरिका, कनाडा, यूएस, यूरोप, कहीं भी किसी ने दास्तान गोई नहीं पिक किया। आई वाज स्मार्ट इनफ टू, लोग करेंगे अब, मगर उसको पहले से पकड़ लिया। और वो एंड बदनाम भी बहुत हूँ कि साहब आई एम दी, लोग कहते हैं प्रोफेशनल नहीं, आप बहुत कमर्शियल है। तो सबसे महंगा आर्टिस्ट, कि अभी बताने से फिर टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ेंगे, अच्छा पिछला हिसाब नहीं दिया समझिए। तो काफ़ी काफ़ी पैसा और काफ़ी अच्छी उसकी फीस मिलती है, और पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ। और ये है, एक दफ़े में मैं 2018 में कोई अराउंड द वर्ल्ड निकला था दास्तान गोई के लिए। मगर जब इंडिया पहुंचा, पाकिस्तान भी जाना था, बांग्लादेश जाना था, मिडल ईस्ट का पूरा, मगर जब इंडिया पहुंचा तो इतने प्रोग्राम्स थे कि 5 महीने तक मुझे उन्होंने होल्ड करके रखा, और 5 महीनों में 20 शहरों का सफर, 20 सिटीज। तो आप सोच सकते हैं मेरी क्या हालत हुई होगी, बहुत ज्यादा। और वो मगर फिर 5 महीने के बाद हमारी वाइफ का टेक्स्ट आया कि ये 5 महीने हो गए हैं और अगले महीने आपका ओहिब खत्म होने वाला है इसलिए जल्दी वापस आइए। तो ओहिब से बड़ा डर लगता है कि भाई दिल का मामला है, कुछ हुआ गया तो फिर क्या होगा, तो इसलिए मैं वापस आ गया। मगर दास्तान गोई भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कभी आपके यहाँ भी कोई प्रोग्राम हुआ तो मैं करूँगा ज़रूर। और अभी परसों, यानी अब ऑनलाइन दास्तान गोई हो रही है बहुत ज़्यादा, एंड वो भी हम कर रहे हैं, करते हैं।
तो इसी तरह से मेरे ख्याल में हमने जिंदगी की सब बातें बता दी, अब कुछ बचा नहीं। ये मेरे ख्याल में आप जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, दास्तान गोई का कुछ ऐसा हो जो हम लोग अटेंड कर सकें। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो जरूर करेंगे। मेरी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमसे, जो आपने बहुत जबरदस्त लिखा है, तो वो अगर आप कर दें तो। थिएटर, हमारी पहचान थिएटर है, तो लोग ये कहते हैं कि भाई आप तमाम बातें, तमाम शराफत अपनी जगह, मगर आप कुछ थिएटर की बात करें। तो थिएटर ड्रामे के हवाले से पिछले दिनों बॉम्बे में एक इंटरनेशनल बच्चों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि बच्चों का अदब और बच्चों की चीज़ें, और बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया। अब मसला ये होता है इंडिया पाकिस्तान के प्रोग्राम्स का कि वो हमारे यहाँ सुबह 5 बजा होता है, 6 बजा होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती। तो उन्होंने कहा कि साहब बच्चों पे एक ड्रामा आप लिखिए। तो अचानक पता नहीं क्यों बहुत दिन से एक सब्जेक्ट हमारे जहन में था। हमने कहा बच्चों पे तो नहीं, मैं बच्चों के बाप पे लिखने वाला हूँ, तो कि सीनियर्स पे, हम सीनियर्स हैं और सीनियर्स की भी बातें होनी चाहिए। तो आज मुझे अचानक वो ड्रामा याद आ गया। छोटा सा प्ले है, और हम, मेरे ख्याल में हर घर की कहानी है ये, सीनियर्स जितने हमारे साथ हैं, और अगर जो सीनियर नहीं है वो सीनियर नुमा, मैं भी खुद को भी अभी सीनियर नुमा कहता हूँ, तो वो भी सुने। और घर की कहानी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं, वो चाहे, अब ये बोलना बेकार है कि वेस्ट के बच्चे बदल गए, बच्चे हर जगह के बदल गए और पेरेंट्स भी हर जगह के बदल गए। तो घरों का जो मामला है उसमें शरीफ घराने जो है वो शिकायत नहीं करते, भाई किससे शिकायत करें, घर की बात बाहर जाती है। और आप सबों को लगेगा कि ये आपके घर की भी कहानी है, somehow or other, थोड़ी या कम या ज्यादा। कि एक इसका नाम, एक मिनट मुझे दें जरा, गला। जरूर जरूर। अच्छा साहब, तो छोटा सा ये ड्रामा है और बच्चों का ड्रामा है, और इसका उन्वान है, यानी इसका टाइटल है आई एम बिजी नाउ, मैं अभी मसरूफ हूँ, यानी ये बच्चा कह रहा है। तो इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं, और पहला कैरेक्टर जो है बाबा, फादर, और दूसरा कैरेक्टर है अम्मी यानी मदर, और तीसरा कैरेक्टर है एहसन, इज द सन। तो एक ड्राइंग रूम का सीन है, और दाहिने हाथ पर बाबा अपने पुराने डेस्कटॉप पे बैठे कुछ ठीक कर रहे, कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाएं तरफ एहसन अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा है, और बीच में सोफे पर अम्मी जान जो है एक किताब पढ़ने में मगन है। तो ये सीन बाबा। अच्छा, इसमें यह है कि कैरेक्टर्स का नाम मैं बार बार नहीं लूंगा, तो इट इज डायलॉग से पता चल जाए ये कौन बोल रहा है। जैसा तो ये एहसन बेटे जरा सुनना। एहसन खामोशी से अपने काम में मगन। एहसन डियर सुन रहे हो? आई एम बिजी नाउ। मुझे पता है तुम बिजी हो, मगर थोड़ा सुन लो यार। बाबा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। भाई इसमें डिस्टर्ब होने की क्या बात है? हमने बताया मैं बिजी हूं, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अरे 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 बेटा, आराम से बात करो, आराम से भी बात हो सकती है, इसमें इतने उलझने की क्या जरूरत है? ओ माय गॉड, आप लोगों को 1000 दफे कहा है अम्मी ड्राइविंग सीख लें और बाबा इंटरनेट सीख लें आप, बट बोथ ऑफ यू आर इम्पॉसिबल। यार तुम 1 मिनट में बता सकते हो ये जो पीडीएफ वाली फाइल होती है ना, ये फाइल को पीडीएफ कैसे बनाते हैं? अभी उस दिन बताया था, व्हाई डोंट यू रिमेंबर? हाँ बताया तो था, मगर भूल गए भाई, क्या करूं? जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, आई कैन नॉट हेल्प यू नाउ, आई एम डूइंग माई असाइनमेंट, सॉरी। अरे एहसन बेटा, इस उम्र में बातें हम लोगों को कहाँ याद रहती हैं, और फिर बाबा भी भूल जाते हैं। फिर कौन सा हमारे वक्त में इंटरनेट था, हम लोग कलम से लिखते थे, कलम से। बेटा वन लास्ट टाइम, हम आज पॉइंट नोट करके लिख भी लेंगे, फिर तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। एहसन खामोश रहता है। एहसन
तुमने सुना नहीं, तुम्हारे बाबा कुछ पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं लाइब्रेरी चला जाता हूं, मुझे दूसरे रूम में अब जाना पड़ेगा, डोंट डिस्टर्ब मी। अम्मी और बाबा उसे घूमकर जाता हुआ देखते हैं। बाबा उदास होकर अपने लैपटॉप में कुछ ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। आप भी कमाल करते हैं, उसका एग्जाम है सर पर, बाद में भी पूछ सकते थे, अभी जरूरत है पूछना। हां, गलती मेरी, क्या करें और किससे पूछें? अब छोड़िए, शाम हम पूछकर बताएंगे। नहीं, तुम न पूछना, हम किसी दोस्त को कॉल करके पूछ लेंगे। तो फिर वही करना था ना, खामखा उसको अपसेट कर दिया। अपसेट? हां, देख रहा था बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं और कितना बदल जाते हैं। अब आप फिर अपनी पुरानी दास्तान लेकर बैठ गए। क्या देख रहे हैं आप? दिखाइए, मुझे दिखाइए। नहीं, कुछ नहीं। अरे, ये कौन सी तस्वीर है, देखो। शायद तुम भूल गई, मुझे आज भी याद है। याद है ये तस्वीर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे, ये तो एहसन और आपकी तस्वीर है, पुरानी वाली। हाँ, पार्क वाली तस्वीर, 20 साल पुरानी। एहसन जान कोई 3 साल के रहे होंगे। हम लोग पार्क में थे। एहसन ने एक गिलहरी को देखा और उंगली उठाकर पूछा, ये क्या है? हमने बताया, बेटा ये गिलहरी है। एहसन ने फिर पूछा, ये क्या? हमने दोबारा कहा, मियां इसको गिलहरी कहते हैं। हमने हंसते हुए कहा, तुम्हारी गिलहरी देखो भाग गई। एहसन की नजरें उसे ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में गिलहरी फिर वापस आ गई। एहसन ने चहक कर फिर पूछा, बाबा ये क्या? हमने मुस्कुराते हुए फिर कहा, बेटा ये गिलहरी है। एहसन की जाने तसल्ली नहीं हो रही थी। खुशी से दोबारा उधर इशारा किया, ये? हमने फिर हंसते हुए कहा, गिलहरी। वो बार बार पूछता, ये क्या? और मैं बार बार कहता, गिलहरी। एहसन कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। वो इन लोगों की बातें सुन रहा है। मुझे याद है भाई, सब याद है। आपने गिलहरी वाली कहानी सुनाई थी। एहसन बहुत सवालात करता था, क्यों? हाँ, बहुत सवालात। मगर मैं बोर होने की बजाय उसके सवालात पर हंसता था। उस दिन भी तुम्हारे साहबजादे ने मुझे अखबार पढ़ने नहीं दिया था। हर 2 मिनट पर, बाबा ये क्या? मैंने 10 बार तो कहा होगा गिलहरी। आप भी परेशान हो जाते हैं, बच्चा है, अभी उसका मूड नहीं होगा, कल पूछ लीजिएगा। नहीं, अब मैं नहीं पूछूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मगर बच्चे कैसे भूल जाते हैं कि वो भी कितने सवाल करते थे। हमने तो कभी नहीं कहा आई एम बिजी, और ये बच्चे इतनी जल्दी बड़े कैसे हो जाते हैं? और हम लोग इतने जल्दी सीनियर सिटीजन कैसे हो जाते? काश मैं एहसन को फिर वो गिलहरी दिखाता और उससे पूछता, बेटा ये क्या? मैं देखता वो भी मेरी तरह हर बार हंसकर कहता, बाबा ये गिलहरी है। अरे अरे अरे, ये क्या? आप तो सचमुच रोने लगे। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? काश हमारे बच्चे भी हमारे सामने सीनियर सिटीजन हो जाएं, फिर देखते हैं। फिर आप दोनों हर वक्त लड़ा करेंगे, क्यों? एहसन दूसरे कमरे से आता है। सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी। चलिए अब मुस्कुरा दीजिए, बेटा सॉरी कह रहा है। यस, आई स्टिल रिमेंबर गिलहरी। छोड़िए, क्या पूछ रहे थे आप? नथिंग बेटा, फिर देखेंगे। लो, अब वो पूछ रहा है तो बताइए ना। बाबा खामोश रहते हैं। नो प्रॉब्लम, जब भी आपको जरूरत हो प्लीज आस्क मी, मैं आपको हेल्प करूंगा बाबा। सॉरी, नाउ स्माइल।
और सब कोई गले लग जाते हैं। थैंक यू। दानिश साहब, ये तो ऐसे है जिससे हर एक रिलेट कर रहा होगा इस वक्त। आई एम श्योर। मैं मोनी आंटी को देख रही थी, जिस तरह मोनी आंटी सर हिलाए जा रही थी। यस, ये बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। शुक्रिया। जब दानिश साहब से मेरी बात हो रही थी शायरी के रंग के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा जो है हमारे इस माहौल में, ऑल इज वेल में शेयर होना चाहिए। और शुक्र है कि हमने सिर्फ फोकस नहीं रखा कि सिर्फ शायरी होगी या नज्म होगी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और मैं वेलकम करती हूँ, उज़मा दानिश भी हमारे साथ हैं, और मनमीत नारंग, शी इज ऑल्सो देयर। कमेंट्स आ रहे हैं जनाब, बड़ा जबरदस्त। और ये सारा कुछ जो आपने किया, लिखा, गजब स्क्रिप्ट एंड गजब की नरेशन। जो दास्तान गो है वो तो सुनाएंगे ही ऐसे। बहुत शुक्रिया। आप में से कोई कमेंट करना चाहे तो अनम्यूट योरसेल्फ, और उसके बाद फिर हम नज़म और शायरी के दौर में आते हैं। मेरा एक सवाल है जी जी। छोटा सा कमेंट तो ये है कि वो गजब तो अब सबने बोल दिया, गजब है, गजब है। तो मैं दानिश साहब से पूछना चाहती हूँ कि दानिश साहब, आपका बड़ा शहर छोटा आदमी, ये प्ले की क्या स्टोरी है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये जो पहली किताब है हिजरत के तमाशे, उसमें सारे माइग्रेशन पे सारे ड्रामे हैं, इमिग्रेंट्स पर हैं। मगर इमिग्रेंट से रिलेटेड एक कहानी है, वो भी सच्ची बात है। देखिए, यहाँ कनाडा में वेस्ट जैसे ही समर आता है तो इंडिया पाकिस्तान से बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं, शायर भी और गाने वाले भी, सब यहाँ बुलाए जाते हैं, बहुत खर्च करके बुलाए जाते हैं। मगर उनमें बहुत से शायर ऐसे आते हैं जो कि मुशायरे के बाद पसे पर्दा बैकडोर क्या क्या बदमाशियां करते हैं, क्या कितना परेशान करते हैं यहाँ लोगों को, उस पर ये ड्रामा था। और ये वाहिद ड्रामा है जो टीवी वालों को हमने नहीं दिया था जब वो सीरियल बना रहे थे, क्योंकि बहुत से जो लोकल शायर हैं टोरंटो के, अमेरिका के, कनाडा अमेरिका के, उनको बड़ा बुरा लगा था कि साहब आप हमारी पोल खोल रहे हैं और आप हमारी बदनामी कर रहे हैं। तो मगर फिर ऐसा हुआ कि वो ड्रामा पड़ा रहा बहुत अरसे, और कोई 10 साल पहले या 6-8 साल पहले इंडिया में एक 50 इयर्स ऑफ उर्दू ड्रामा, उसका एक इसकी एंथोलॉजी छपी, तो उसमें वो ड्रामा इंक्लूड हो गया। तो फिर दोस्तों ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अब मत डरिए किसी से, इसको हम लोग स्टेज करते हैं। तो जब हम स्टेज करने के लिए हमने देखा तो फिर दोस्तों ने कहा कि भाई ये बहुत बड़ा इसका स्क्रीन है, इसकी कहानी बहुत वाइड है, तो इसको हम यानी फिल्म बनाते हैं। अच्छा, फिल्म का मुझे कोई शौक कभी नहीं रहा, तो हमने कहा कि नहीं, फिर उसमें फाइनेंसिस की प्रॉब्लम होती है वो। तो सब दोस्तों ने मिल करके उसको फिल्म बनाई हमने, और वो 2012-2013 में बड़ा शायर छोटा आदमी फिल्म आई, जो कि यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। तो उससे ये था कि मैं नाम भूल रहा हूँ, मिसागा का एक हॉल था जहाँ वो उसकी रिलीजिंग हुई थी और हाउसफुल हुआ था, बड़ा कामयाब। उसकी अच्छी बात यही थी कि सारे लोकल कैनेडियन, हमारे इंडियन पाकिस्तानी बच्चे उसमें काम कर रहे थे, और बहुत कामयाब थी वो फिल्म जी। तो ये है बड़ा शायर छोटा। दानिश साहब, जब रंगमंच कनाडा आपने शुरू किया तो आपके मन में कैसे वो कैसे सोचा आपने कि रंगमंच कनाडा में आप अकेले सोच आपकी, और उसके साथ कैसे लोग आपके साथ जुड़े? जब मैं यहाँ, देखिए मैं अर्ली 80s में यहाँ आ गया था, और जब हमारे अब्बा जान की ड्यूटियाँ थोड़ी कम होने लगी यानी जो जिम्मेदारी थी वो हल्की होने लगी, तो फिर जो आर्टिस्ट होता है वो बैठता नहीं है। फिर हमने देखना शुरू किया भाई यहाँ नौटंकी कौन कौन कर रहा है, तो देखा कि साहब नौटंकी कोई भी नहीं कर रहा। 80s की बात ये, 1980, 81, 82 की बात ये है कि जो हमारे हिंदू दोस्त थे उनके यहाँ तो एक पॉसिबिलिटी थी कि सब मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और मंदिर में डांस भी हो रहा है और ड्रामा भी हो रहा है, मगर वो भी जो ड्रामा कर रहे थे वो महाभारत का कोई सीन कर ले रहे थे, कुछ कर रहे थे, या इंडिया पाकिस्तान से कॉमेडीज आ रही थी, बकरा किस्तों पे टाइप के ड्रामे, जो बहुत ही फार्स है, मैं उसको ड्रामा नहीं मानता। ड्रामा मीन्स वो कि जो रुलाए, समझे साहब, अभी बगैर रोए ड्रामा नहीं होता। तो फिर हमने ये किया कि रिसर्च करनी शुरू की, और जो एक्टिंग का हमारा भूत था उसको किनारे रख दिया,
और हमने रिसर्च किया और लिखना शुरू किया। तो 10 साल पहले ये सब ड्रामे लिखे हमने। लिखने के बाद फिर एक्टरों को जमा करना शुरू किया। उर्दू के साथ प्रॉब्लम ये है, देखिए कि साहब हम लखनऊ के हैं, हम ये नहीं भूल सकते हमारे दादा लखनऊ से आए थे, तो ज़बान का हमें बड़ा वो है। आई एम वेरी टिपिकल अबाउट उच्चारण, जिसको तलफ़ुज़ कहते हैं। तो उसके वजह से मगर मसला, एक अच्छी बात ये थी कि मेरे जितने हिंदी के दोस्त इसमें शामिल हुए रंगमंच में, उर्दू वाले कम थे शुरू में, तो उनकी उच्चारण बड़ी ख़राब थी, आई एम सॉरी। मगर अच्छी बात, उनके लिए अच्छी बात ये थी कि क्योंकि ड्रामा मैं खुद लिख रहा हूँ, तो जब 2 से 3 दफ़े उसने खूबसूरत कहा तो हमने कहा भैया रुक जाओ, इसको सुंदर कर देते हैं, खूबसूरत नहीं करो। तो फ़ौरन उसको चेंज कर देते थे और डायलॉग्स, स्क्रिप्ट उसी वक्त में चेंज कर देता। और अगर कोई छोटा सा रोल किसी लड़की को या लड़के को दिया और वो बहुत अच्छा एक्टर नज़र आया, तो फिर उसके ऊपर मेहरबानी भी, फिर रात जाग करके साहब वो स्क्रिप्ट दोबारा लिखी और दूसरे दिन जो है उसको हीरो बना दिया कि साहब चल तू मेन करेगा। तो ये सारा कुछ जो है, इट्स पहली वही बात कि डेडिकेशन अगर है, करना चाहें तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप भी कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है कि अब नेक्स्ट हम लोगों ने एक और मजे की बात, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। मैं उज़मा भी देख रही थी। उज़मा असल में उनकी जॉब चली थी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई होंगी। उज़मा से मुराद उज़मा दानिश। मैं ये बता दूं दोस्त मैं ये बता दूं कि साहब उज़मा हमारी वाइफ का भी नाम है और हर उस खातून का जिसका नाम उज़मा होता है मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। तो हम लोग उर्दू भी पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी की भी हेरिटेज लैंग्वेज होती है, उज़मा भी पढ़ाती हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ। तो हमारे यहाँ मसला वही है कि साहब बच्चों को लेके उर्दू हिंदी वाले, हिंदी की क्लास ही नहीं हो रही। ईस्ट एंड की मैं बात बता रहा हूँ, मिसागा में हो रही होगी। तो लोग बच्चों को लोग कहते हैं कि साहब उर्दू मर रही है और उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं। अरे भाई अम्मा जान नहीं पढ़वा रही, अब्बा लेके आएंगे तब बच्चा पढ़ेगा। तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डालने के लिए हमने ड्रामा इंट्रोड्यूस किया ग्रेड 2 से ग्रेड 8 तक, कि साहब बच्चे ही ड्रामा उज़मा इंस्पायर करती, भाई तुम ही लिखो, तुम ही डायरेक्ट करो, और जावेद हैं वो ठीक कर देंगे आखिर में। तो हम लोग इंस्पायर करते हैं बच्चों को कि वो ड्रामा लिखें, ये करें। तो इस तरह से फिर चाहे बर्फ पड़ी हो, जो सैटरडे की सुबह बच्चा अम्मी से कहता है कि नहीं साहब क्लास तो जाना है, क्योंकि वहाँ ड्रामा हो रहा है। तो इस तरह से वो कामयाब है क्लासें। तो हमने शुरू में जितना लिख करके और सब करके, तो सबों को इन्वॉल्व किया इसमें, और यानी बड़ों के साथ छोटों को भी। तब जाके ये जो अभी सिल्वर जुबली मनाई हम लोगों ने, इट वाज नॉट इजी। मगर ये 30 साल गुजर गए जब ऑल ऑफ ए सडन ये दास्तान गोई का जो सिलसिला आया, तो मैं 30 साल से स्टेज पे नहीं आया, मैं सिर्फ लिख रहा था और डायरेक्ट कर रहा था ड्रामे। तो इनमें से हाँ अच्छी एक ड्रामा और है उसमें, ईद का कर, यानी हाउ वी सेलिब्रेट ईद हियर, कि हमारे यहाँ ईद पाकिस्तान इंडिया में बड़ी जोरदार मनाई जाती है, कनाडा में कैसे ईद मना रहे हैं। तो बच्चे कह रहे साहब वेंसडे को ईद अनाउंस कर दी मौलवी साहब ने, और छुट्टी हम नहीं ले सकते, ईद जो है वीकेंड पे मनाई जाएगी, संडे को मनाएंगे। तो अम्मा जो है बीच में वो बेचारी सैंडविच होती रहती, और अब्बा जान डॉक्टर हैं, वो तो सेमिनार में गए हुए, उनको भी ईद से कोई लेना देना नहीं। और बड़े बच्चे जो है उनको भी फुर्सत नहीं, छोटी लड़की है, सिर्फ माँ उसके ऊपर जोर लगाती रहती कि भाई ईद है और ये है। हमने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया। अच्छा, एक मज़े की बात और ये हुई कि उर्दू की क्लास में जो बहुत सी मदर्स ऐसी आती हैं जो कि चाहती हैं कि भाई अब कहाँ जाएं 2 घंटे के लिए, तो वो क्लास में बाहर अपने नीटिंग कर रही हैं या 2 मिनट बात कर रही हैं, और बच्चे की जब क्लास खत्म हो जाती तो लेके जाते। हमने उसमें से कहा भाई ये अम्मी को भी लगाओ अंदर, ले आओ इनको भी ड्रामे में लगा दो। तो अम्मी जान को भी बहुत, उन्होंने कहा नहीं कभी नहीं किया ड्रामा, नहीं किया। तो उनसे कहा गया कि नहीं आप आइए, डायरेक्टर साहब हैं वो ठीक कर देंगे। बच्चों के साथ माओं को भी लगा दिया। फिर हमारे जहन में ख्याल आया कि साहब ये जो ड्रामा लिखा है इसमें पूरी चेंजेस कीजिए। और दादी को भी, एक उनकी सीनियर एक दादी एक दिन आ गई थी, उनसे कहा तो वो बड़ा नाराज थी, उनके तो हम ड्रामे में काम करेंगे। हमने कहा अम्मा मेरी, आप ड्रामे में नहीं करेंगे, आप सिर्फ बैठ के तस्वीर घुमाती रहिएगा, और आपका डायलॉग जो है मैं पीछे से बोल दूंगा, मगर आप तस्वीर घुमाइए सर। तो इस तरह से हम ये दिखाना चाह रहे थे कि 3 जनरेशन कैसे ईद मना रही, और वो बहुत सक्सेसफुल प्ले हुआ, वो बहुत ही सक्सेसफुल, यानी कि जो बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और 3 जनरेशन हो गई कि दादी भी हैं, माँ भी हैं और छोटे बच्चे। तो ईद का कर जो उसको ईद कर दीजिए आप, उसको उसमें दशहरा लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुछ डायलॉग चाहिए, कहानी सबकी एक है,
हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो खुशियां हैं, सारी एक हैं। तो इस तरह से साहब 30 साल तो गुजार दिए हमने, मगर जब दास्तान गोई का तोता पाला हमने, तो प्रॉब्लम ये थी कि उसमें 5 कैरेक्टर्स हैं हमारे, और 5 बोली ठोली। ये बताना मैं भूल गया कि गॉड गिफ्टेड कहिए या मैं बहुत बेहया हूँ कि जबानों में और बोली ठोली पे मुझे मास्टरी, और सिर्फ पंजाबी नहीं सीखी ठीक से, क्योंकि ससुराल की जबान थी तो हमने क्या सीखे तो बाकी हर जबान को बड़े अच्छे से, जहां जहां पेमेंट मिल सकती थी वो जबान को बहुत अच्छे से सीखा, और बोली ठोली हमारी एक्सपर्ट है। तो दास्तान गोई में भी 5 जो इमिग्रेंट्स हैं उनके डायलॉग्स हैं और उनकी तरह की बोलियां हैं वो बोल रहा है, और वो बोलते सब हम ही हैं। यानी एक तरफ घूमेंगे तो वो कोई कैरेक्टर बॉम्बे वाला हो जाएगा, या कोई गुजरात वाला हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा, मुझे बंगला बहुत अच्छी आती। तो इस तरह से जब वो स्क्रिप्ट हमने रंगमंच के ग्रुप को सुनाई, अच्छा बीच में उसमें बड़ी बड़ी नज़में भी आ रही हैं, बस हमारी अपनी नज़में उसमें लगाई हुई हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं मेरे बाप, मैं ये नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही गाढ़ा माल, वी कैनॉट डू इट। तो उज़्मा ने हमें फिर कहा कि भाई ये आपकी लिखी हुई चीज़, दिस इज़ योर बेबी, आप क्यों नहीं करते? तो हमने बताया कि 30 साल हो गए मैं पर्दे के पीछे हूँ, हमने तो एक्टिंग छोड़ दी 30 साल। तो मोहतरमा फरमाने लगी कि बंदर जितना बूढ़ा हो जाए वो गुलाटी खाना नहीं भूलता, तो इसलिए आप पर्दे के आगे आ जाइए। और तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा मेरी ज़िंदगी में, कि वो 30 साल के बाद फिर से एक्टिंग की हमने, और बहुत ही कामयाब एक्टिंग। तो पता चला कि वो अंदर जो राख थी वो ठंडी नहीं हुई थी, चिंगारी अंदर रह गई थी। तो उस तरह से वो, तो ये है सब रंगमंच की पूरी कहानी मुझे। बहुत कमाल है, बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू, थैंक यू। आप इतने लकी हैं कि आपको वो कैटलिस्ट मिल गई, इन्होंने उस चिंगारी को दोबारा से वो किया सारा कुछ। लकी हैं कि आपके पास इतनी अच्छी पार्टनर हैं। हमारी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नाम का जी। मीता जी कुछ कहना चाह रही थी। जी मीता जी। एक तो जावेद दानिश साहब के आपकी फेसबुक पर नेचुरली हम उज़्मा के थ्रू ही आपसे मिले हैं पहले तो, और ये हमारी खुशनसीबी है कि उज़्मा के थ्रू आपसे हम मिल लिए, और मैं अक्सर आपके देखती रहती हूँ, बाद में भी देखती रहती हूँ आपके पेज पे जाकर। तो मैं ये ब्रैम्पटन की एजेंसी उज़्मा साहिबा को दी भी है और बड़ा सही एजेंट पकड़ा सर आपने। एक तो पहले ये बात, इस बात की मैं तारीफ भी कर देती हूँ आपकी। दूसरी बात ये है कि मैं इसमें रंगमंच की बात हो रही थी, तो उज़्मा ने पूछा था कि भाई कौन, आपको क्या लगता है भी कितना इंटरेस्ट है। तो क्योंकि मैं काफी इन जगहों में विचरती रही हूँ पहले, बहुत साल पहले, अब तो खैर काफी टाइम से नहीं हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये जुनूनी काम है। तो जो जुनूनी लोग होते हैं ना, जो इस चीज का जुनून को महसूस करते हैं, वो इनसे अलग हो ही नहीं सकते। रंगमंच बहुत बड़ा जुनून है। NSD में मैं जाती होती थी, मेरी फ्रेंड थी, तो मुझे मालूम है वो किस ढंग से, किस तरह से वो काम करते थे। बड़े क्लोजली उनको देखती होती थी मैं। बड़ी पुरानी बात बता रही हूँ मैं, 83 84 की। खैर चलिए, तो मैं एक्चुअली मैं आपसे सवाल सिर्फ बच्चों के बारे में पूछना चाहती थी। आपने बड़े अच्छे से तफसील से बता भी दिया कि बच्चों को कैसे आप करवा रहे हैं। एक सवाल ये है कि ये जो आपने बताया दास्तान गोई में आप 5 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, राइट? तो मैं जानना चाहती हूँ, एक मोनो एक्टिंग पहले होती थी, मोनोलॉग या मोनो एक्टिंग होती थी ना पहले, और मुझे याद है यहाँ जो है हाँ, मैं ना एक वो एकदम से मेरे माइंड से अभी नाम याद था, निकल गया। मैं उनको मैंने स्टेज पे देखा है दिल्ली में, जैसे परफॉर्म करते हुए उनको मोनोलॉग और मोनो एक्टिंग, तो ऐसे करके वो चेंज करती थी अपने, और लाइट उनके फेस पर पड़ती थी। ऐसे 2 बार मैंने किए हैं। और एक राणा रणबीर जी का भी हमने लालटेन, गुडमैन दी लालटेन वाला भी हमने देखा है। जी। तो ये दास्तान गोई उससे कैसे फर्क है? हाँ, अच्छा सवाल है बहुत ये। जी शुक्रिया। नॉर्मली ये एक्स्ट्रा सवालात के एक्स्ट्रा बिल बनते हैं, मगर अब उस्मा साहिबा की वजह से बिल तो उस्मा ही देंगी ना, हमें कोई चिंता नहीं है, हम तो बैठे हैं।
दास्तान गोई जो है, जैसे हमने बताया आपको कि मोनो एक्टिंग तो मौजूद थी, सोलो भी हमने जो अभी ये ड्रामा पढ़ा ये सोलो था, सोलो ड्रामा पढ़ के आपको सुनाया। मगर दास्तान गोई बेसिकली इज एस्टैब्लिश्ड 15th सेंचुरी स्टोरी टेलिंग का ये स्टाइल है। और उसमें ये होता है कि सिर्फ पहले ज़माने में दास्तान गो जो होते थे स्टोरी टेलर्स, वो क्योंकि टीवी और फिल्म और कोई मीडिया नहीं था, तो दे वर दी ओनली इंटरटेनर्स। और मर्चेंट्स जितने आते थे दूसरे मुल्क से या दूसरे शहर से उस पर्टिकुलर शहर में, तो वहाँ का जो मर्चेंट होता था, उनके पास ऐसे आर्टिस्ट होते थे कि वो आकर के स्टोरीज सुनाएंगे, क्योंकि शाम पूरी, और शाम नहीं, वो पूरी, वो तो 2-2 दिन 4-4 दिन बल्कि महीनों चलती थी वो स्टोरी सुनाने वाला वही है, स्टोरी चेंज होती रहती है, और वो उसकी ड्यूटी है रोज आकर के उसको स्टोरी सुनाना है। और लोग जो हैं ऑडियंस बदलते रहते हैं सुबह शाम सब। हम लोगों के पास उतना वक्त तो है नहीं कि साहब हम इतनी स्टोरी सुनाएं। मुझे पता है कि उस्मा साहब के यहाँ से इतना बड़ा बिल नहीं आएगा, तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में घंटा 1.5 घंटे का होता है ये। बल्कि हमारा तो मामला जो है वो 50 मिनट का है। 10 मिनट हमारे इंट्रोडक्शंस, जो सब जाते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं मुझे, और इनमें जो सबसे मजे की बात है वो मैं शेयर कर दूंगा बाद में। उस्मा साहब ने देखा भी है वो क्लिप, एक दास्तान गोई की, आप जितने मेंबर्स हैं उनके लिए। और उसमें जो बेस्ट पार्ट है वो है उसका ड्रेस कोड। जब वन एक्ट या सोलो या मोनो जब कोई सुनाता है, तो वो पैंट शर्ट में खड़ा होकर, ये लड़की अपने ड्रेस में खड़े होकर के सुनाती, उसका एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं होता और उसके कोई प्रॉप्स नहीं होते। मगर दास्तान गोई में बाकायदा एक लखनऊ का अंगरखा, और अंगरखे के साथ वो 2 पल्ली टोपी, और उसके वैसे ही शॉल भी हो, या साइड में उसके, अभी मैं पानी तो पी रहा हूँ आप, या चाय पी रहा हूँ कप से, उसमें एक बाकायदा नक्शी वाला प्याला होता है, उस प्याले से पानी पिया जाता है बीच बीच में। और उसकी बहुत डेकोरम, जो आप उसको देखते ही, यानी जो लोग दास्तान गोई के बाद तस्वीर खिंचवाने मेरे साथ आते हैं, तो मुझे पता है कि मेरे साथ तस्वीर नहीं खिंचवा रहे, वो अंगरखे की तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ये इतना अच्छा लग रहा है। तो वो बिल्कुल मुगल आजम ड्रेस होता है वो, तो उसके वजह से वो, और वो ड्रेस का भी मामला ये है कि पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, इंडिया में भी सिर्फ लखनऊ में सिर्फ 2-1 दर्जी रह गए जो वो बनाते हैं, और दूसरा कोई, यानी रेडीमेड कहीं नहीं मिलेगा। और मिनिमम वो 5,000 रुपए का आता है एक कुर्ता, एक अंगरखा, और 10-10, 20-20 हजार। और मैं गया लखनऊ में, मुझे ढूंढते ढूंढते पूछने के लिए कि भाई कहाँ बनेगा, तो जो बड़े साहब बैठे हुए थे उन्होंने बगैर मेरी तरफ देखे, हमने जाकर उनको आदाब किया कि आदाब चचा, वो अंगरखा है। तो उन्होंने बगैर मेरी तरफ देखे कहा कि फिल्म में काम करते हो? तो हमने कहा कि नहीं, फिल्म में तो नहीं करते। कहने ड्रामे वाले हो गए? तो हमने कहा ड्रामे वाला हूँ। हमने कहा क्यों पूछ रहे हो चचा? कहने बस इन दोनों के अलावा और कौन पहनता है अंगरखा आजकल। तो ये बात है। बेसिकली ये कहाँ से है दास्तान गोई? इट इज फ्रॉम पर्शिया, यानी मिडल ईस्ट और पर्शिया और ये सब वहां से होते हुए ये इंडिया तक आई। मुगल पीरियड में बड़ा जोर था इसका, मगर 1920s में, मेरे ख्याल में 28 में, जो सबसे बड़ा दास्तान गो था, जावेद दानिश का दादा, वो उसका नाम तो साहब मीर बाकर अली। तो 1928 में उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद से डाउनफॉल आना शुरू हुआ। फिर मुगल पीरियड भी क्योंकि उसका डाउनफॉल था, तो फिर फिल्म आने लग गई और थिएटर शुरू हो गया, और इसके वजह से वो दास्तान गोई ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। मगर अगर पिछले कोई 8-10 साल पहले शमशेर फारूकी साहब, अभी उनका देहांत हुआ है पिछले 2 महीने पहले, उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर, तो उन्होंने इस पे काम किया। और उनके एक और भांजे भतीजे को, महमूद फारूकी इसे स्टेज पे लिया है कि साहब इसको मॉडर्नाइज कर दिया जाए। तो दास्तान गोई इज अ बिग फैड, इंडिया में बहुत बड़ा फैशन है, पाकिस्तान में भी शुरू हो गया कि लोग। तो मैं इसमें एक सवाल, ये थोड़ी सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, ये जब दास्तान सुनानी है तो अपनी लिखी हुई सुनानी है कि किसी और की लिखी हुई भी सुनाते हैं? कुछ ये मेरा सवाल था एक्चुअली। अच्छा सवाल है। ये दास्तानें सारी की सारी लिखी हुई हैं, अमीर हमजा की और तिलिस्म होश रुबा। मगर मैंने आपको बताया ना कि जब हमने उसे देखा
तो हमें लगा कि कनाडा में तो ये समझाने के लिए साथ साथ डिक्शनरी भी स्क्रीन पे चलानी होगी कि भाई इसके मतलब ये और इसके मतलब ये, तो ये दास्तान ये उर्दू तो बहुत ही गाढ़ी, ये नहीं चलेगी। और फिर मेरा अपना भी वो था कि आई विल राइट माई ओन। तो हमारी जो दास्तान हिजरतों की है, मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि हिजरत हमारी सब्जेक्ट है और कैरेक्टर्स ये सारे जो हैं हमारे महल्ले के लौंडे हैं, ये सारे जितने हैं इनको लगाता हूँ मैं, तो वो दे आर वेरी क्लोज टू मी। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वाकई अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो स्क्रिप्ट हमारी लिखी हुई, और इसी वजह से मोहतरमा आई एम दी हाईएस्ट पेड के बदनाम जो हुआ हूँ इसलिए हुआ हूँ कि बहुत चार्ज करता है। It is good. Money is good. हाँ जरूर। बार बार कोट कर रहे हैं, समझ आ रही। बिल देना पड़ेगा उसको, बिल देना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है। देना पड़ेगा। नहीं, हम लोगों को सिखाया गया था कि भाई बिल तो और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। हमें ये सिखाया गया है कि ये आप याद दिलाते रहिए कि आप मुशायरे में नहीं आए। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है ये मुशायरा नहीं है। और हमने इसीलिए पहले मैंने सोचा था मुशायरा रखेंगे, लेकिन उसके इतने ज्यादा आदाब होते हैं जिससे अभी मैं नावाकिफ हूँ, तो मैंने कहा इसको फिर हम शायरी की रंग रखते हैं ताकि मैं सेफ हो जाऊँ ना, सेफ प्ले करना है। कल को दानिश साहब नाराज हो जाए, नहीं जी मैं तो सदर था, आपने शम्मा इनके आगे रख दी तो मेरे आगे रखनी थी, मैंने थोड़ा आराम से करते हैं। अच्छा, शायरी के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि लोगों को बड़ी ये होती है कि भाई आप मुशायरे में भी जाते हैं, इतने बहुत मुशायरे भी अटेंड करता हूं मैं, यानी 10 लोग अगर बुलाते हैं तो एक में जाता हूं। और आजकल मुशायरे की वबा फैली हुई ऑनलाइन की वजह से तो बहुत बहुत ज्यादा बुलाते हैं। मैं उनको बता देता हूँ कि यार मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि 2-2 3-3 घंटा बैठा नहीं जाता। शायरी के हवाले से ये बताऊं कि मैंने जो शायरी की वो ड्रामे की वजह से की। मेरी नज़में जो हैं ये ड्रामों में मैं खुद यूज़ करता हूँ अपनी बैकग्राउंड वॉइस के तौर पे और इसके तौर पे, तो इसलिए, या कभी कभी बेगम को खुश करने के लिए भी लिख लेता हूँ, समझे साहब। मगर किताब उसकी इसलिए नहीं अभी तक लाया मैं, किताब तैयार है कि बेसिकली लोग, मैं चाहता हूँ कि लोग सिर्फ मुझे ड्रामे से पहचाने या दास्तान गोई से पहचाने। शायरी इज़ गुड मगर थिएटर ज़्यादा बेहतर चीज़ है जी। सो अगर आपको याद हो तो हमारी कन्वर्सेशन जो हो रही थी, दानिश साहब ने हमारा एक प्रोग्राम यहाँ देखा था जो हम लोगों ने डायमेंशिया पे किया था, तो उसके सिलसिले में मेरी थोड़ी इनसे बातचीत हो रही थी। वो चाह रहे थे अपने वहां भी कोई ऐसा प्रोग्राम करने के लिए, तो इन्होंने मुझे अभी लास्ट मेरे इनसे मैसेज हुआ था, उन्होंने कहा कभी कोई आपका प्रोग्राम हुआ तो मैं उस पर अपनी नज्म सुनाऊंगा। तो वहां से मुझे आइडिया आया कि चले फिर इनको बुलाते हैं, इनकी नज्म भी सुनते हैं। और दानिश साहब, मैंने आपकी ये ख्वाब शायरी में ओह माय गॉड आपका पढ़ा है। इसमें आपने लिखा था मॉडर्न दरवेश या मुअम्मा, बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। सोहेल के पास जी हाँ, आपके पापी फ्रेंड ने। अच्छा, ये कोई 30 साल पहले हमने ये लिखा है मजमून, एंड आई कैन बेट कि इसका एक एक लफ्ज जो है वो सच है आज की तारीख में भी। और जो कुछ हमने प्रिडिक्ट किया था सोहेल के बारे में, तो हमने सोहेल को मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आप कि हम पहुंचे हुए हैं, जो हमने बताया था वो सही है। तो खालिद सोहेल हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और खालिद सोहेल के साथ हमारी 4 किताबें, यानी ट्रांसलेशन। जब ये भी एक इंटरेस्टिंग फेज है हम लोगों का कि जब ड्रामा नहीं लिख रहे हैं तो कलम सूख नहीं जाए, इसलिए ट्रांसलेशन का काम शुरू कर देते हैं फौरन, कि ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि उर्दू में नहीं है, आज भी नहीं है। ये भी इत्तेफाक है कि लोग कहते हैं कि बहुत बदमाशी, ये लोग ढूंढ के ऐसी चीज़ निकालते हैं कि दूसरा किसी ने नहीं किया, मगर ये इत्तेफाक है, बदमाशी कोई बात नहीं, कि खालिद सोहेल ने प्रोजेक्ट वो किया कि भाई अफ्रीकन लिटरेचर पे उर्दू में नहीं, तो इस पे काम किया जाए। तो काले जिस्मों की रियाजत बड़ी अच्छी किताब, उसकी नई एडिशन भी अभी आई पिछले दिनों लाहौर से, कराची से आई, और जिसमें अफ्रीका के थिएटर, ड्रामा, शायरी, ये सारी चीज़ें का तर्जुमा हम लोगों ने किया। फिर दूसरी एक किताब आई एक बाप की औलाद, जिसमें पैलेस्टीनियन और जूइश लिटरेचर पे, अब मुसलमान जूइश के नाम पे ही भड़कता है कि साहब ये क्या आप लोग कर रहे हो, तो उनसे बताया गया कि भाई आपको देखना चाहिए कि हर कोई क्या अदब तख्लीक कर रहा है उससे। मगर उसका एक एक्सटेंशन ये हुआ कि अभी हमने फिर हमारी एक किताब आई है और उसका नाम है रोशन है रेगज़ार। तो उसमें मिडल ईस्ट के लिटरेचर पे पूरा फिर और ज़्यादा
काम किया। तो तर्जुमा भी हम लोगों को बहुत, उस पर भी लगे रहते हैं, काम बहुत किया हम लोगों ने। सफरनामा तो है। तो शायरी को हमने रोक रखा है कि मेरे ख्याल में मरने से पहले करवा देंगे। हमने भी जी शायरी को रोक रखा था कि आखिरी आधे घंटे में हम शायरी के रंग जो है वो शेयर करते हैं। अच्छा। तो कुछ लोग स्पेशली उन्होंने कहा था कि हमें भी मौका दें, आज हम भी अपना कुछ शेयर करेंगे। हमारे अब्दुल अथर साहब इस वक्त फोन पे हैं, वो भी बहुत अच्छे शायर हैं। हमारे साथ परशिंदर हैं, हमारे साथ विद्या हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे यहाँ शायर हैं। शायर बहुत हैं टोरंटो में। जी हाँ। नहीं, शायर बहुत है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं। नहीं, मैं अच्छे के लिए कह रहा था। जी हाँ। तो मुझे ये बताइए दानिश साहब, हम आपसे शुरू करें या आप पे खत्म करें? नहीं, शुरुआत दानिश साहब से करते हैं। शुरुआत, चलिए। मैंने तो पूछा है। अगर मैं अपनी चॉइस से सुनाएंगे, एक चॉइस मैं भी बताऊंगी। फरमाइशें जी। बेचेहरा। कौन सी? बेचेहरा। बेचेहरा। अच्छा, लोगों ने बड़ा रिसर्च किया मुझ पे। जी, मैंने तो पूरी रिसर्च करी है। हमारे साथ मनमीत है। मनमीत, आप भी कुछ शेयर करना पसंद करेंगी? मैं आपको बताना भूल गया कि मनमीत हमारी दोस्त हैं और बहुत ही गिफ्टेड और बहुत अच्छी शायरा हैं। जबरदस्त। क्योंकि पंजाबी में भी शायरी करती हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा इज्जत करता हूँ इनकी। जनते आपको पता है कि मामला क्या है। तो इसलिए मनमीत न्यू कमर हैं और बड़ी अच्छी दोस्त हैं हमारी। तो हमने उनको इनवाइट किया था, मगर हम अपने नौटंकी के चक्कर में उनको नाम उनका भूल गया था कि वो उन्होंने ज्वाइन किया। तो बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू मनमीत। वो भी नज्म सुनाएंगी और बहुत अच्छी नज्म सुनाएंगी। हाँ, तो उस्मा जी थैंक यू सो मच। जावेद साहब थैंक यू। मैं तैयार तो नहीं हूँ सुनाने के लिए, लेकिन अगर सब सुनना चाहेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी सुनाने में। नहीं, वो नज्म जो आपने अभी पिछली हमें सुनवाई थी, पंजाबी की जो नज्म है, आपने कहा था देख लो इसमें कोई पंजाबी की गलती तो नहीं भी, तो वो वाली आप सुना दीजिए। जरूर जरूर। नहीं, मनमीत बहुत अच्छी शायर है, बहुत अच्छी शायर है। मुझे आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि वो आ गई। ये और बात है कि ब्रैम्पटन में नहीं उतरी, हालांकि इनको उतरना ब्रैम्पटन में चाहिए था। मगर ये मार्कम में है और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। तो क्या हुक्म है साहब, बताइए। मैं फिर शुरू जावेद साहब आप बताइए, आपको कैसे बेहतर लगता है, आपसे स्टार्ट करें या आप पे खत्म करें? आप बताइए। नहीं, आप पे खत्म बड़ा खतरनाक जुमला। फिर आपसे शुरू करते हैं। नहीं, ठीक है। मैं पहली नज्म सुनाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी देर से भी आया, तो हमने सोच रखा था कि उसका मैं रीपे कर दूंगा। कि नज्म का उन्वान है मैं अक्सर देर करता हूँ। ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर मुनीर नियाजी साहब की भी ऐसी ही इस सब्जेक्ट पे एक नज्म है, मगर वो पाकिस्तान में देर करते हैं, मैं इंडिया में देर करता हूँ। अच्छा, मैं समझी आप उनकी सुनाने लगे हैं। नहीं। ओके। इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि देर करता हूँ कि लोगों को ख्याल आता है कि मुनीर नियाजी की तो नहीं। और मैं अक्सर देर करता हूँ। हमने इसको एक और स्टेप बढ़ा दिया कि साहब मैं अक्सर देर करता हूँ। तो मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों की इजाजत से, जरूर जी। सदर कोई नहीं है तो उज़मा साहिबा की इजाजत से मैं ये नज़्म सुना रहा हूँ कि मैं अक्सर देर करता हूँ, न मालूम किस लिए क्यों कर मैं यारों देर करता हूँ। कभी गम को भुलाने में, कभी खुशियों को छूने में, कभी गम को भुलाने में, कभी खुशियों को छूने में मैं अक्सर देर करता हूँ। कभी अनजान रिश्तों को परखने, किसी को चाहने और फिर उसको भूल जाने में मैं अक्सर देर करता हूँ। कभी अनजान रिश्तों को परखने, किसी को चाहने और फिर उसी को भूल जाने में मैं अक्सर देर करता हूँ। कोई अच्छी कविता या कोई निर्मल सी कोमल सी कहानी को बरतने में मैं अक्सर देर करता हूँ। कोई अल्लड़ सी नाजुक सी हसीना का कोई किरदार लिखने में, कोई अल्लड़ सी नाजुक सी हसीना का कोई किरदार लिखने में, किसी खोई हुई तस्वीर या भूली हुई यादों को या भूली हुई यादों के सफ़ों को पलटने में मैं अक्सर देर करता हूँ। कोई अच्छी कविता या कोई निर्मल सी कोमल सी कहानी को बरतने में, कोई अल्लड़ सी नाजुक सी हसीना का कोई किरदार लिखने में,
किसी खोई हुई तस्वीर या भूली हुई यादों के सफ़ों को पलटने में मैं अक्सर देर करता हूँ। कभी बेयार बेमकसद किसी सुनसान रास्ते पर भटकने में और घर लौट आने में मैं अक्सर देर करता हूँ। कभी खुद से उलझने और खुद को माफ करने में, कभी खुद से उलझने और खुद को माफ करने में मैं अक्सर देर करता हूँ। नहीं मालूम ऐसा क्यों है, क्या है, नहीं मालूम ऐसा क्यों है, क्या है, मैं सब कुछ याद रखता हूँ, बस अक्सर देर करता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सो हम देर और नहीं करेंगे। मीता जी, आपको मेरे ख्याल में जाना है जल्दी, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? दानिश साहब, हम फिर आपकी तरफ आएंगे। जी जी जी, हाँ, बैक एंड फोर्थ होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। इट इज अ सरप्राइज, पर मेरी ये डायरी हमेशा मेरी टेबल पर रहती है। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया है और इतने मतलब गुरु और उस्ताद मोहतरम जिनको हम कह सकते हैं, इस लेवल के मतलब कदरदान तो नहीं, विद्वान, ज्ञानी। चलिए मैं कोशिश करती हूँ एक छोटी सी नज़म, अपनी पंजाबी की नज़म एक शेयर करती हूँ, क्योंकि दानिश साहब ने अभी कहा कि उनको पंजाबी में लिखने वालों से बड़ा प्यार है। तो मैं वैसे उर्दू हिंदी में ज़्यादा लिखती हूँ, क्योंकि मेरी जो सोच है अभी भी उसी में चलती है ज़्यादा। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ बीच में पंजाबी लिखने की, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी में काफ़ी घूमती हूँ। तो ये मैंने नज़म शुरुआती, जब मैंने शुरू में पंजाबी लिखना शुरू किया था, तो उनमें सबसे पहली ये पहले 5-6 नज़मों में से ये नज़म थी, और लोगों को ये पसंद आती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूं। जी जी, इजाजत है सर? जी जी जी। तू मैनू सद लवी, तू मैनू सद लवी, मैनू चंगा लगेगा। जदों उदास होवे तू, जदों दुनिया दुत्कार देवे तैनू, जदों तेरियां आसां निराशा विच तब्दील हो जान, जदों समाज दे चौधरी तैनू साह लैण दी इजाजत ना देण, तू मैनू सद लवी, मैनू चंगा लगेगा। जदों सब छड़ जाण नूं होवे, जदों पलकां भिजियां भिजियां रहण, फिर भी जदों अथरू साथ ना देण, पत्थर बन बेजान हो जावे तू, तू मैनू सद लवी, मैनू चंगा लगेगा। जदों तेरा हर सा हौकिया ना लावे, तेरा सुनापन तू औखे औखे सवाल करे, खामोशी चौतरफों तैनू घेर लेवे, मेरे अजीज, मेरे हमदम, तू मैनू सद लवी, मैनू चंगा लगेगा। कि मैं तेरे तो अड नहीं, मैं तेरे तो अड नहीं, तेरी ही परछाई हाँ मैं, तेरा ही अक्स, तेरा वजूद, तू मैं ते मैं तू मैनू सद लवी, मैनू चंगा लगेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी नज़म, बहुत अच्छी। वाह मीता जी, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। सो हमारी मेहमान जो है मनमीत, आप सुनाएंगी कुछ? जी जी, सुनाएंगे जी। जितनी देर में मनमीत अनम्यूट करती हैं, उसके बाद प्रशिंदर आप हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे रशीद भाई हैं इस वक्त कि नहीं हमारे साथ, फिर विद्या, ताकि सब तैयार रहें। मनमीत, आप हैं हमारे साथ? वो म्यूट पे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में फिर उनको ले लेंगे। जी हाँ। प्रशिंदर, आप तैयार हैं?
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब सभी को। और वैसे तो मैं तैयार नहीं थी कुछ बोलने को। मेरे को ये था भी तो जावेद साहब को ही सुनेंगे, क्योंकि उनको सुनना ही एक बहुत खुशकिस्मती है। और बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को आज बहुत अरसे के बाद जूम पे आना हुआ। और जब मैंने सुना जावेद जी आ रहे हैं तो मैंने कहा नहीं, मैंने उस्मा जी को तभी मैसेज किया तो आई बी ऑन। तो भाग भाग के अपने सर्जन से आई हूँ ताकि मैं लॉग इन कर सकूं। बहुत अच्छा लगा जावेद साहब आपको सुन के, और आगे भी कोशिश करेंगे इन टच रहें और सुने आपको। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ 2-4 लाइनें ही बोलूंगी, और पंजाबी में है वो मेरा भी। शुक्र। तुरे सी दिल विच सोच के तुरे सी दिल विच सोच के मकसदे जिंदगी करीब है। तुरे सी दिल विच सोच के मकसदे जिंदगी करीब है। कदम अगे वधदे गए ते मंजिल दूर हुंदी गई। कदम अगे वधदे गए ते मंजिल दूर हुंदी गई। नेक्स्ट है, किसे दे होण दा एहसास, किसे दे होण दा एहसास तां हर पल तां है हर पल नाल। किसे दे होण दा एहसास तां है हर पल नाल। पर कौन है ओ, पर कौन है ओ यही उलझन बनी है। पर कौन है ओ यही उलझन बनी है। मीट के अखां नू अक्सर दिल ने जो चेहरा तराशिया। मीट के अखां नू अक्सर दिल ने जो चेहरा तराशिया। मिट गया हर अक्ष जदों भी अख खुली है। मिट गया हर अक्ष जदों भी अख खुली है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस इतना ही टाइम लूंगी। थैंक यू सो मच उस्मा जी और जावेद जी टू लिसनिंग टू मी एंड ऑल द ग्रुप मेंबर्स। आज साहब लग रहा है कि मैं पंजाबी सीख जाऊंगा। सिखा देंगे। मेरे को तो उर्दू जुबान इतनी अच्छी लगती है, बस कभी मौका ही नहीं मिला उर्दू सीखने का। लेकिन मेरे को बहुत अच्छी जुबान लगती है उर्दू जुबान। काश मैं सीख सकती और कुछ लिख सकती उसमें। आजकल तो नेट पे बहुत क्लासेस हो रही, सब कुछ है। हाँ, मैं सोच रही हूँ वही, अभी तो घर पे भी बैठी हूँ, डिसेबिलिटी पे हाथ टूटा हुआ है मेरा। इसमें ही उर्दू ज्यादा अच्छी सीख सकेंगी आप। ठीक है। यहाँ से सजेशन में लूंगी और कल से मैं देखती हूँ ऑनलाइन। थैंक यू। नहीं, दानिश साहब, अभी दानिश साहब ने बोला ना कि उस्मा वो उर्दू पढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों ना इनका हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन हूँ। बार्टर सिस्टम कर लें, पंजाबी सीखिए, उर्दू सिखाइए। सिखाइए। ठीक है। वेलकम मनमीत। आप अच्छा हुआ आप कैमरा आपका खुल गया, हम आपको देख भी सकते हैं। सुनाइए कुछ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर वेलकम करने के लिए। जावेद साहब शुक्रिया। अपनी तरह के लोगों से मिलने के लिए तरस गए हैं जब से यहाँ पर आए, और सब पोइट्री में है और शौकीन है इस चीज के, तो बहुत खुशी हो रही है। इसीलिए मैंने कैमरा ऑन कर दिया, मुझे लगा ये मौका छूटना नहीं चाहिए, मुलाकात अच्छे से होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जावेद साहब ने कहा है, मैं लावा सुना देती हूँ। लावा एक नज्म मैंने 2 दिन पहले ही रिलीज की है यूट्यूब पर। तो मुझे लगता है सब पंजाबी है मोस्टली यहाँ पर समझते हैं लावा मतलब फेरे फेरे लेना। बिल्कुल। तो जो आनंद कारज हम रचते हैं, हम किसी के साथ रचते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सबसे पहले जो ब्याह है हमें अपने साथ रचाना चाहिए। क्या बात, वाह। तो ये जो नज्म है ये इसके ऊपर है। तो चूंकि हमारी माएं हैं जो हमारा ब्याह करती हैं, जितने मर्जी हम मॉडर्न हो जाए, माँ का ही मुंह ताकते हैं कि ओके हमारा ब्याह कर रही है तो माँ कर रही है। तो ये पोएम भी माँ को बता रही है कि हाँ मैंने अब दूसरा ब्याह कर लिया खुद के साथ। माए मेरीए मैं तेरे तो छुप के एक होर ब्याह रचाया। माए मेरीए मैं तेरे तो छुप के एक होर ब्याह रचाया। एक दोपहरी सूरज दे आले दुआले जिंदगी नाल 4 फेरे लिते ते आनंद कारज में आप ही पड़िया। हर ला नाल एक वादा कीता ते खुद नू ऐलान कीता, पल्ले में तैंडे ला गई।
पल्ले में तैंडे लागी, जो नहीं जानते हैं मैं बता रही हूँ कि ये गुरबाणी में बोला जाता है कि नाउ आई बिलोंग टू यू, तो नाउ शी इज सेइंग दैट आई बिलोंग टू माई सेल्फ। हर पहली लां दा पहला वादा, तेनू रज रज प्यार करांगी, तेरे हुस्न नू घुट घुट पीवांगी, कदे सज्जी ते कदी उड्डी, जिवें दी भी लगे तेनू फिर भी प्यार करांगी। जद मुंह ते पैण चुरियां, रेशमी वाल गए चढ़, ये रंग रूप तो एक दिन ढलना है, हमेशा तो रहेगा नहीं। जद मुंह ते पैण चुरियां, रेशमी वाल गए चढ़, तावी तेनू अपनी बाहां विच लै प्यार करांगी। ओ मेरी जिंदड़ी ए, तेरे रूप तो भी वध तेरी रूह नू प्यार करांगी। हर दूजणी लादा खुला वादा, किसे कागज ते मोर दा, किसे हार्ड मास गवाह दा। I don't need a witness, I don't need validation from anybody for this relationship. So किसे कागज ते मोर दा, किसे हार्ड मास गवाह दा, किसे दी मंजूरी दा, किसे दी जी हजूरी दा, इस रिश्ते नू मोहताज नहीं होण दियांगी। ओ मेरी जिंदड़ी हर हद तो परे, हद तो भी ज्यादा इंज इस रिश्ते दा निभा करांगी। वाह। तीजड़ी ला, वो कहते हैं कि बच्चे जब पैदा हो तो ही औरत मुकम्मल होती है, लेकिन जो हम नज़में गढ़ते हैं, जो हम तस्वीरें बनाते हैं, ये भी हमारे बच्चों की तरह ही है। हमारे अंदर इतनी क्रिएटिविटी है और लिमिटलेस है हम, कि हम जो जो चीज क्रिएट करते हैं वो हमारे बच्चों के समान है। जावेद साहब, आप शायद अग्री करेंगे इस बात से। 14 बच्चे हैं साहब। हर तीजड़ी लादा सोना वादा, मेरा अंग अंग तेरे छो नाल खिल पवेगा, एक दिन मेरे जिस्म तो प्यार छलक पवेगा। मेरी कुख विच तेरे प्यार दा बीज पलेगा, असी रल अपने इन्हां निशानियां नू जड़ांगे। चंद सूरज पहाड़ नदियां, फुल पत्ते तितली चिड़ियां, जिंद मेरी देखी किवें नच नच हुलारे भरनगे। देखी किवें सारे नच नच हुलारे भरनगे, ते असां दोवें अपने प्यार दी जाए उन्हां तो वार उन्हां दे हवाले कर देंगे। चौथी लां, ये रिश्ता आसान नहीं है निभाना, तो अगर किसी मोड़ पर पैर डगमगा जाएं, भरोसा रखना हम मिल जाएंगे। हर चौथी लादा अटूट वादा, जे तू किसे राह तुर पवें मैं तेनू नहीं रोकांगी। जे तू किसे राह तुर पवें मैं तेनू नहीं रोकांगी, नाल तुर सकी तां ठीक, नहीं तां उत्थे ही इंतजार करांगी। जा कोई अपनी राह लब लवांगी, पर यकीन रखी ओ मेरी जिंदगी किसे ना किसे मोड़ ते तेनू मिल जावांगी। वाह। माए मेरी मैं तेरे तो छुप के एक होर विआह रचाया, एक दोपहरी सूरज ते आले दुआले, जिंदगी नाल चार फेरे लिते ते आनंद कारज मैं आप ही पढ़िया। हर ला नाल एक वादा कीता ते खुद नू ऐलान कीता, पल्ले में तैंडे लाए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब मनमीत, बहुत खूब। वाह, बहुत अच्छा कंसेप्ट, क्या बात ना अच्छा कंसेप्ट है, और स्पेशली ये इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा। थैंक यू जावेद साहब, आपने इन्हें इनवाइट किया, हमें एक और नगीना मिला। आप इनसे कनेक्ट हो जाइए, बल्कि आप भी उज़मा इरफान साहिबा से कनेक्ट हैं और अपनी वीडियो जरा सा शेयर करें कि ग्रुप को दिखाएं। इसकी वीडियो आप देखेंगी जी, वो ग्रुप में शेयर हो गई है ऑलरेडी। अच्छा, हुई है? वो यूट्यूब से आ गई है। मैसेज किया था उन्हें, तो YouTube पर वीडियो है। मेरी दरख्वास्त रहेगी अगर आप ये देखें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने बड़े प्यार से बनाई है और विमेंस डे के लिए बनाई है। लिखी मैंने अपने लिए थी, लेकिन जहन में आप सब थे मेरे, कि हर औरत को ये रिश्ता बनाना चाहिए, ये ब्याह रचाना चाहिए। हम बहुत प्यार से देखेंगे, और मेरे ख्याल में हम में से बहुत से लोग जो हैं वो फिर अपने आप से इस नज़म से इंस्पायर होके ना, तो वो सारा प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल सब अपनी मदर्स को बता देंगे। मेरी मदर तो वैसे भी यहाँ है, इस ग्रुप में है, तो उन्हें भी पता चल जाएगा। मोहिनी आंटी, आप तैयार रहिएगा, आपने मेरी वाली नज़म सुनानी है। तो उनसे पहले अब्दुल भाई आ गए हैं, रशीद भाई आ गए। जी, रशीद भाई, आप तैयार हैं अपनी नज़म के साथ? जी, हेलो एवरीबॉडी जी। सॉरी, मुझे एक और कॉल आ गई थी कहीं से, वो मुझे लेनी पड़ गई। और
जावेद दानिश साहब को सुना, बहुत मज़ा आया, और जो इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है यहाँ पे, उसकी जितनी भी तहसीन की जाए वो कम होगी। नवाजिश। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आप, हमारे लिए एजाज़ है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं कोई शायर वायर नहीं हूँ, बस इसी तरह कभी कुछ थोड़ा बहुत कह लेता था। इत्तेफाक से आज मैं पुराने औराक की वरक गर्दानी कर रहा था तो मुझे एक चिट मिली, और ये एक मेरे दोस्त थे अयाज सिद्दीकी, और वो, मैं बैंक में था और वो ऑडिट डिपार्टमेंट में थे। वो ऑडिट के लिए तशरीफ़ लाए हमारे यहाँ। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ, उनके 2 शेर हैं, फिर मैं सुनाता हूँ। और वो आके ठहरे एक होटल में जिसका नाम था सिटी टॉप, तो उसका भी उन्होंने तर्जुमा किया है। और वो उसके बाद उन्हें कुछ सर दर्द वगैरह हुआ और उन्होंने ये चिट लिख के मुझे भेजी। तो वो कहते हैं कि एक गरीबुद्दियार आपके शहर में। तो गरीबुद्दियार जाहिर है कि जिनके लिए थोड़ा मुश्किल है, कि जो जैसे हम अजनबी कहते हैं या बाहर वाला कहते हैं या आपके शहर का नहीं है। तो एक गरीबुद्दियार आपके शहर में, गर्क है दर्द सर की शकी लहर में। तो दर्द शकीका भी कह देते हैं लोग, और शकी तो वैसे भी एक वो होता है जो बड़ा जालिम चीज होती। तो गर्क है दर्द सर की शकी लहर में, ए रशीदे मसीहा नफस एक नजर, एक लम्हा सुकून महशरे दहर में। और फिर इन्होंने लिखा कमरा नंबर 19 फराज शहर। सिटी टॉप का तर्जुमा भी उन्होंने फराज शहर किया। तो ये मुझे आज कहीं से मिले, ये 1985 के हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों की नज़र करूं। बड़े खूबसूरत उन्होंने 2 शेर लिख के भेजे थे। तो मैं खैर 2-4 शेर सुना देता हूं आपके हुक्म की तामील में। ये खिज़ां वो बहार रक्सां है। इसमें रक्सां को मैंने इस्तेमाल किया है, और रक्स वैसे भी एक ऐसी चीज़ है जो एक कैफियत है जो गुजर जाती है। ये खिज़ां वो बहार रक्सां है, जिंदगी का गुबार रक्सां है। आना निकला इधर कोई मंसूर, आना निकला इधर कोई मंसूर, एक मुद्दत से दार रक्सां है। तो दार, अगर मुझे, मेरा ख्याल है कि अक्सर लोगों को शायद पता हो कि मंसूर जो थे वो फांसी पे चढ़ा दिए गए थे, और दार फांसी के उसको कहते हैं। तो आना निकला इधर कोई मंसूर, एक मुद्दत से दार रक्सां है, दर्द ने लय को इस तरह ढाला, राग रक्सां है तार रक्सां है। दर्द ने लय को इस तरह ढाला, राग रक्सां है तार रक्सां है, और जब्त भी दर्द बन गया अथर, जब्त भी दर्द बन गया अथर, दर्द से बेकरार रक्सां है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। जबरदस्त जी, जबरदस्त। कोई और सुनाना चाहेंगे? कोई शायरी? जी जी, शौरी अंकल, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मैं बहुत अरसा पहले लिखता था, फिर लंबे काल से लिखना छोड़ ही दिया, लेकिन आज जब सबकी शायरी सुनी, और खासकर कुछ जब ऐसे लोग आ जाते हैं जावेद दानिश जी जैसे, जो औरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, शुक्रिया, इंस्पिरेशन। तो मैंने अभी अभी 2 लाइन लिखी हैं। मैंने कुछ लोगों को इतना गरीब देखा है, मैंने कुछ लोगों को इतना गरीब देखा है, जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं होता। वाह वाह, बहुत खूब। मैंने कुछ लोगों को इतना गरीब देखा है
जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं होता। मैंने कुछ लोगों को इतना करीब देखा है, पास, करीब मतलब नजदीक। मैंने कुछ लोगों को इतना करीब देखा है जिनके पास शिकायतों के बिना कुछ भी नहीं होता, जिनके पास शिकायतों के बिना कुछ भी नहीं होता। मैंने कुछ लोगों को इतना दरवेश देखा है, मैंने कुछ लोगों को इतना दरवेश देखा है जिनके पास फरेब के बिना कुछ भी नहीं होता। मार्टन वुमेन काउंसिल के लोगों से जब मिला, मार्टन वुमेन काउंसिल के लोगों से जब मिला तो पता चला कि अच्छाई के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं होता। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह, तो इतने अच्छे लोगों को उस्मा जी ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। और जैसे एक गुलदस्ता था ना, तो उसमें एक जो सबसे बीच में एक फूल होता है बड़ा, वो आज उन्होंने हमें दिया, जावेद साहब को लेकर आए, और अब गुलदस्ता कंप्लीट हो गया। वाह वाह वाह। मैंने कुछ लोगों को इतने गरीब देखा है जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं होता। थैंक यू भाई, बहुत अच्छी नजर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जी, मजा आ गया। शौरी अंकल, ये तो पता चल गया कि हाँ, आपने ये जानवर खुद ही लिखा है सारा कुछ। जी, वेलकम शेर सगू जी, थोड़ा लेट आए, वेलकम जी। आउट ऑफ होम, बाहर चाहिए। ठीक है, आज हम थोड़ी सी शायरी कर रहे हैं, तो अच्छा। अब मोहिनी आंटी आप तैयार हैं? अनम्यूट कर लीजिए। ओके जी मोहिनी आंटी, आप मेरा वाला सुनाएंगी? आपको नोटम सुनाती हूँ, आपके बाद मैं अपनी एक हीर लिखी हुई है, मैं वो हीर को भी सुनाऊंगी आपके नोटम के बाद। आप पहले हीर सुना दीजिए। अच्छा, पहले हीर सुनाऊं? पहले हीर सुना दीजिए। ओके, मगर आपकी नज़म भी रखी हुई है पास में। हाँ, मैं भी छोटी। ओके, ये मैंने हीर की तरज में ये पंजाबी में लिखा हुआ है, राग भैरवी में है। लिखते लेख मेरे आज श्याम सुंदर, हाँ मेरे कर्मा च अपना दीदार लिख दे अपने भगता दी चरण सेवा, अपने नाम दा करना प्रचार लिख दे। अखियां खुलियां रहन उड़ीक अंदर, हाँ तेरे आनदाई को ध्यान होवे मेरे अंदर वैसे होर कोई ना, मुरली वाला ही इको मेहमान होवे। भूल जावा मैं दुनिया दी मोह माया, ऐसे विच ही मेरा कल्याण होवे, मैं चुमदी फिरा वांग पागल, जिथे चरना दा तेरा निशान होवे, जिथे लिखे नी तंदे जग वाले, हाँ उथे थोड़ा जिया होर मुरार लिख दे, कलम फड़िए ते मुरली वाले आवे, सच्चा अपने चरना दा
प्यार लिख दे। मैनू शौक ना रिया दिखावियां दा, बड़े मैं भी अडंबर रचा देखे तेरे नाम दा वास्ता, पाशामा तेरे भगत कई बार नचा देखे। हाथ जोड़ के शीश झुका देखे, फुल्लां वाले चेहरे गल पा देखे, लेक्चर कर देखे, गीत गा देखे, झूठी मुठी नैन मटका देखे। भुली रहिया मैं तेरे भुलाविया विच, शामा अज ते ऐना इकरार लिख दे, तेरे नाम दी मस्ती च मस्त रहिए, कट्टा उमर बाकी पालन हार लिख दे। मोहिनी कहंदी शामा अज बख्श मैनू, मेरे कर्मा च अपना दीदार लिख दे, मेरे कर्मा च अपना दीदार लिख दे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त मोहिनी आंटी, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। उज़मा की पोएम सुनाने लगी हूँ, लिखी हुई उज़मा ने है, बट मैंने अपनी मैं तर्जे बनाती हूँ, ये लिखते हैं मैं तर्जे बनाती हूँ, मुझे मजा आता है तर्जे बनाने का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनाओ उज़मा जी। मोहिनी आंटी मैं सोच रही थी कि उसको रख लेते हैं, क्योंकि आपने इतनी प्यारी अभी ये सुनाई है ना हीर, तो हम इसी का नशा लेते हैं अभी, जो हीर के ट्यून पे आपने की है। क्या ख्याल है आपका? आपका गाना कब सुनाऊंगी? नहीं सुनाए साहब, सुनाए। चलिए सुनाइए, सुनाइए। ये उज़मा जी की लिखी हुई है, हमारे जन्मदिन पे इन्होंने सुनाई थी, बड़े शौक से, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। टेलीफोन पे कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू मोनी आंटी, तो साथ में उन्होंने ये नज़म गाई, नज़म बोली, तो उसको मैंने अपने राग में कर रही हूँ। इश्क की आग ने दिन रात जलाया है मुझे, इश्क की आग ने दिन रात जलाया है मुझे, इश्क की आग में कुंदन न होती तो राख हो जाती, इश्क की आग में दिन रात जलाया है मुझे। हाय तेरे साथ बीते हुए हर लम्हे की कसम, हाय तेरे साथ बीते हुए हर लम्हे की कसम, मैं तेरे साथ ना होती तो राख हो जाती, मैं तेरे साथ ना होती तो राख हो जाती। जिंदगी के हर दर्द को सींचा मैंने, जिंदगी के हर दर्द को सींचा मैंने, ये दौलत मेरे हाथ न होती तो राख
राख हो जाते, दौलत मेरे हाथ न होती तो राख हो जाते, इश्क की आग ने दिन रात जलाया है मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दानिश साहब, आपने एक और हमें नज्म सुनानी थी। जी जी, पहले वो इश्क की तारीफ तो कर दें हम। कीजिए जी, कीजिए, इश्क की जितनी मर्जी तारीफ कीजिए, मेरा तो मौजू ही इश्क है। मोहिनी साहबा, आपने तो बस कमाल, वो इश्क की आग को दोबाला कर दिया आपकी आवाज ने, बहुत अच्छे। अब मुझे पता है कि अगली बर्थडे में मुझे किसको भेजना है। आप लिखिए, हम गाएंगे। बिल्कुल जनाब, रहे नसीब। अच्छा, कोई फरमाइश आई थी कि साहब वो चेहरे नज्म सुना दे, तो नज्म है बेचेहरा, विदाउट फेस। उजले चेहरे मैले चेहरे, जिंदा और ताबिंदा चेहरे। उजले चेहरे मैले चेहरे, जिंदा और ताबिंदा चेहरे, पजमुर्दा पथरीले चेहरे। पजमुर्दा पथरीले चेहरे, सच्चे और सजीले चेहरे, सच्चे और सजीले चेहरे, सुर्ख सफेद रसीले चेहरे, सुर्ख सफेद रसीले चेहरे, काले पीले नीले चेहरे, काले पीले नीले चेहरे, रूह अफजा, रूह अफजा, रूह अफजा नरसीले चेहरे, और पहली बारिश गीले चेहरे, रूप सरूप कटीले चेहरे, रूप सरूप कटीले चेहरे, बहरूपिये भड़कीले चेहरे, बहरूपिये भड़कीले चेहरे, सतरंगी रंगीले चेहरे, सतरंगी रंगीले चेहरे, जवां साल जोशीले चेहरे, जवां साल जोशीले चेहरे, चेहरों की इस भीड़ में तन्हा, चेहरों की इस भीड़ में तन्हा, अपना चेहरा ढूंढ रहा हूं, चेहरों की इस भीड़ में तन्हा, अपना चेहरा ढूंढ रहा हूं, बेचेहरा मैं घूम रहा हूं। क्या बात है, वाह, क्या बात है, वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत 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 खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबको किसी ना किसी की तलाश है, अपने अंदर की तलाश, हम सब वही ढूंढ रहे हैं। कहीं गुम है सारे, अपनी पहचान, पता नहीं क्या क्या कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने जावेद साहब से कहा था 6 बजे तक का, मुझे पता है 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। मैं एक नज्म और सुना के आप लोगों से जरूर रुखसत चाहूंगा, और क्योंकि ये इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि उर्दू, हिंदी और फारसी तमाम मिसरे इसमें आएंगे, और म्यूजिकल है बहुत, तो हिंदी के उससे जो लोग हिंदी वाले हैं वो इसे एंजॉय करेंगे ज्यादा। तो नज्म का उन्वान है दर्शन। दर्शन। दर्शन साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए, विनीपेग से जुड़े हैं। अच्छा, वाह। My camera is not working again somehow. Okay. नहीं साहब, टोरंटो वालों के लिए अच्छा कैमरा लाया कीजिए। तो दर्शन साहब, आपके लिए ही ये नज्म, और तमाम जितने दोस्त, जितने साथी, जितनी आंटी, जितने सीनियर्स हैं, सबों के लिए, और मनमीत ये आपके लिए भी। मैं खुफ्ता गुहर समंदर का, खुफ्ता कहते हैं सोया हुआ, वो सीप जो समंदर में सो रही, मैं खुफ्ता गुहर समंदर का, तू शोर मचाती नदी, मैं खुफ्ता गुहर समंदर का, तू शोर मचाती नदी, मैं जाती रात का कोकब, मैं जाती रात का, सुबह का जो सितारा होता, नॉर्थ स्टार, उसे कोकब कहते। मैं जाती रात का कोकब, तू सभी सुबह सावन की, मैं जाती रात का कोकब, तू सभी सुबह सावन की, मैं चुप फितरत बंजारा,
तू धीमे सुरों की सरगम। मैं चुप फितरत बंजारा, तू धीमे सुरों की सरगम। मैं बर्फ धूप का मारा, तू अगन अगन बर्फीली। मैं बर्फ धूप का मारा, तू अगन अगन बर्फीली। मैं चंदन मन जंगल का, तू पुरवा सन सन करती। चंदन मन जंगल का, तू पुरवा सन सन करती। मैं नफस नफस अंगारा, मैं नफस नफस अंगारा, तू पोर पोर की ठंडक। मैं नफस नफस अंगारा, तू पोर पोर की ठंडक। मैं मझा हुआ नौटंकी, मैं मझा हुआ नौटंकी, तू कोरी और किताबी। मैं मझा हुआ नौटंकी, तू कोरी और किताबी। मैं कुंदन कुंदन कुंदनी, तू मधुर मधुर सौगंधनी। मैं कुंदन कुंदन कुंदनी, तू मधुर मधुर सौगंधनी। मैं सरल सजीला शाह बलूत, तू कोमल शीतल छावनी। मैं सरल सजीला शाह बलूत, तू कोमल शीतल छावनी। ऐ कमल किताबी कामनी, ऐ खिंचे नैन डोरों वाली। ऐ मगन मस्त मस्तानी, आ मंदरपन पर दस्तक दे, आ शायर को एक दर्शन दे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। Nice. थैंक यू। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सो आपने कहा था कि जो एंड है वो आप पे नहीं होगा, आपकी नज़्म पे, ठीक है? आप सुनाएं। मैं सिर्फ एक शेर सुनाऊंगी, वो जो आपने हिजरत की बात की थी और जो मनमीत ने जो शेर अपना वो शेयर किया था, उस पे बस मैं एक ताकि आपका भी वो बात रह जाए ना कि आपके उस पे खत्म नहीं कर रहे। मुझे अपना एक शेर है, मुझे बहुत पसंद है जी, इनायत। मैं हिजर की उस सफर में हूँ जहां विसाल है खुद अपनी ही जात से। वाह। मेरी एक लाइन की शायरी है जो आजकल मैं लिखती हूँ ज्यादातर, वो तो मोहिनी आंटी के कहने पे मैंने पूरी लिख दी। तो जब आपने वो हिजरत की बात की थी तो वो था कि मैं हिजर के उस सफर में हूँ जहां विसाल है खुद अपनी ही जात से। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके आने का। बहुत मजा आया। हम तो थोड़ी देर और यहाँ रहेंगे। मनमीत, अगर आप हमारे साथ रहना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो और मुझे क्योंकि आपके कीमती वक्त का एहसास है और मुझे अपने बिल का भी डर लगता है ना। थैंक यू सो मच, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको दोबारा बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। जी जरूर जरूर, एनी टाइम। और फ्यूचर में देखेंगे कोई कोलैबोरेशन हो सके मॉल्टन विमेन काउंसिल के साथ आपकी, तो जरूर हम उस पे सोच सकते हैं कुछ करने के लिए इकट्ठे। वो घंटे का जो एक प्रोग्राम दास्तान गोई करने का वो सोच सकते हैं, वो तो जरूरी है। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।